एज अ टीचर बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उनको आप बड़े अच्छे से ग्रूम करते हो। आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी, हर जगह मैंने भी पढ़ते वक्त देखा कि जो जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, चीफ गेस्ट आएगा तो उसको भी वही फूल देने जाएगा, चीफ गेस्ट के की जो ओपनिंग स्टेटमेंट भी वही पढ़ेगा, हर प्ले में, हर लीड रोल में वो आगे आ जाएंगे 5, 10, 15। व्हाट अबाउट अदर्स? अब उनके ईक्यू पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है ना? तो वो संवेदनशीलता उनमें खो जाती है। तो उसका नो डाउट ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और वो ठीक है, क्रैमिंग पे, डेट्स पे, आईक्यू पे, आईटी पे, कंप्यूटर्स पे, हर चीज पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन मेरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि ईक्यू है, वाकई वो कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं। Tomorrow, if you become the education minister of this country or of a state, what changes would you make in this regard? लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही एक गेस्ट के साथ हमने एक और एपिसोड शूट किया हमारे द जैन भारत शो पे। इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए मैं और जय चंडीगढ़ गए स्पेशली, और इस पे हमने एक छोटा सा 2-3 मिनट का व्लॉग भी बनाया है, अगर आपका मन करे तो देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये पॉडकास्ट शूट हुआ विद डॉक्टर दिलबाग सिंह सर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं इन चंडीगढ़। सर हैज़ ट्रीटेड पेशेंट्स विद बाइपोलर और इवन वो लोग जो ड्रग्स की सिचुएशन के साथ प्रॉब्लम्स में होते हैं। सर कॉरपोरेट वर्कशॉप्स भी करते हैं ऑल ओवर इंडिया, और इस पॉडकास्ट में हमने सर के साथ बात की ऑन मेंटल हेल्थ, ऑन हाउ टू ब्रेक योर बैड हैबिट्स, हाउ टू ब्रेक एडिक्शन एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। जब आप ये पॉडकास्ट देखोगे गाइस, तो एक चीज़ नोटिस करना कि सर आंखें बंद करके बात करते हैं। तो आई थिंक ये तब होता है जब यहाँ से बात आती है। तो फॉर दैट लव यू सर। और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा गाइस। दिस पॉडकास्ट चेंज्ड मी एज अ पर्सन, और प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना, यू विल कम आउट अ डिफरेंट पर्सन। और हम हर वेंसडे और सैटरडे एक नया पॉडकास्ट अपलोड करते हैं ऑन आवर चैनल, और इसकी क्लिप्स हमारे दूसरे चैनल पर होती हैं, जिसके लिंक्स हमने आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो मेक श्योर यू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर ग्रेट वीडियोज़ लाइक दिस, एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। Thank you so much, sir, to coming to our show, and we are really grateful to have you here. Or how are you, sir? Great, and rather it is my pleasure to be here. Oh wow, thank you so My much. God, sir, my God. Sir, तो sir, please अपने बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए कि who is Mr. दिलबाग सिंह? Look, I'm not so much, a big person, इतना बड़ा आदमी तो नहीं, लेकिन हाँ, दिलबाग सिंह मेरा नाम है, and I passed out from Punjab University Department of Economics, like 92, 93. After working in schools and colleges as a teacher, as a lecturer, then after 40, I changed my gears. Sometime your life start calling you. So I turned into psychology, earned my degrees and started practicing. Now I have been practicing almost for more than 14 years in this field, working in rehabilitation centers, working with the corporates, and students, colleges, schools, teachers, parents, so wide spectrum. Okay. सर साइकोलॉजी ही क्यों, मतलब ये कॉलिंग कैसे, मतलब इकोनॉमिक्स से सीधा साइकोलॉजी, हाउ ये शिफ्ट कैसे हुआ? Look, sometime life doesn't give you much explanation, isn't it? It's your inner call. Even when I was in economics, like consumer behavior was one of my favorite. That's microeconomics. How consumer behaves, how market behaves, monopoly, oligarchy, and the perfect competition. What a consumer needs. So over there also, I was very much more inclined towards this microeconomics. पढ़ाने के बाद काफ़ी साल स्कूल में, कॉलेजेस में मैं बच्चों को कुछ एडवाइजेस, कुछ काउंसलिंग्स, है ना, उस तरह की चीज़ें, और मुझे बार बार ये सुनने को मिलने लगा कि मैं इसमें मतलब अच्छा करता हूँ, उसके रिजल्ट्स मुझे नज़र आने शुरू हुए। तो फिर आई सेड कि व्हाई नॉट गिव अ कॉल टू दिस, और फिर देन आई जॉइंड
my master's degree and completed. Then I did my another master's in same psychology, once in clinical, then in industrial. So it's all that. And teaching is a profession where you are a counselor. Right. In school or college, you talk a lot about life, you talk a lot about things. But yes, mental illness, then other kind of psychological issues, for that we need some kind of conditioning, some kind of education. I completed that. सर आपने अभी बताया कि मेंटल फिटनेस वगैरह यू स्टार्टेड इन दैट स्पेस, तो सर लाइक कैन यू प्लीज़ डिफाइन दिस स्पेस, क्योंकि आई थिंक कुछ लोग ना मतलब गूगल पे पढ़ लेते हैं और उनको समझ आ जाता है कि दिस इज़ मेंटल हेल्थ, मतलब a lot of people don't know what it is really. So can you please define this? Look, mental health simply, if my mind, my body, my life, if it is in a balance, I can have a good sleep, a sound sleep, I can live in present moment, here and now. Either we live in present, we are told to live in present, नहीं तो हम कभी पास्ट में जाएंगे, कभी फ्यूचर में जाएंगे, कभी फ्यूचर के बारे में ओवर वरिंग होगी, कभी पास्ट के बारे में रिग्रेट्स होंगे, रिपेंटेंस होगी. चाइल्डहुड का बहुत बहुत चीजें रहती है, बहुत से ट्रॉमास आप उसमें से गुजरते हो, तो अलग अलग चीजें आपको प्रभावित करती हैं, राइट. अब सवाल ये उठता है कि मैं अपने जीवन को जैसा आ रहा है क्या मैं वैसा जी पाऊंगा. इफ आई टॉक अबाउट डिप्रेशन, इफ आई टॉक अबाउट बाइपोलर, इफ आई टॉक अबाउट ड्रग अब्यूज, तो बहुत हद तक वो आपकी फैमिली, आपके चाइल्डहुड, आपका बचपन, आपकी कंडीशनिंग, कैसा जीवन आपने जिया है, उस पर निर्भर करता है. बहुत सारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग है या बाइपोलर है. तो आपने जो सवाल पूछा बाकी सही है, क्योंकि जब आप गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, तो बड़ी अलग अलग अपनी अपनी एक डेफिनेशन निकल के आती है, लेकिन उतना इजी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एज अ दिलबाग ही एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी हाइट है, जैसा मेरा कलर है, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, जैसा मुझे जीवन मिला है, क्या मैं इसके साथ कैरी ऑन कर सकता हूँ. तो दिस इज मेंटल हेल्थ. आप जिस सिचुएशन में हैं, जहां हैं, परिस्थितियों का सामना तो कर ही रहे हैं, बट ईज में है, हियर एंड नाउ में. मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ यही है कि जो मोमेंट आ रहा है मैं उसको जीऊं, और जो भी चैलेंज आ रहा है मैं उसको लूं. जहां हेल्प चाहिए वहां हेल्प लूं, जहां एक्सटर्नल इंटरनल जो भी फैक्टर्स हैं, मेरे रिसोर्सेज हैं, मैं उनको देखूं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पीस ऑफ माइंड वो चाहिए. दैट इज मेंटल हेल्थ. Sir, do you think कि जैसे humans के लिए to satisfy our minds, are there any psychological needs just like physical needs of the body like food and water? Very good question. Simply, our body needs food, diet, some kind of nutrition, right? If I feel cold, I need to wrap myself under some jackets, some coat and blazer. Same way, mental health is very important to take care of. मैं क्या सुनता हूँ, जैसे आप जो खाते हैं वो आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखाई देगा, isn't it? मैं जो सुनता हूँ या देखता हूँ या जो मैं एक्सपीरियंसेस लेता हूँ, उसका प्रभाव मेरी डेफिनेट है कि मेरी मानसिक सोच पर आएगा ही आएगा. और साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है. खासकर हमारे देश में जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम इनको बहुत इजी गोइंग में छोड़ देते हैं. अगर कोई बहुत दिन चुप रहता है, हम कहते हैं यार चुप है, कोई बात नहीं, ऐसा ही है तो ठीक है. या कोई वाकई प्रॉब्लम में, हम कहते हैं कि ठीक है यार, टेक इट इजी यार, मेरी तरह ये कर ले, वॉक कर ले, इधर चला जा. लेकिन उसका रियल इशू क्या है ना? कोई उसको पोस्ट PTSD, कोई डिप्रेशन, कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी का जिसने उसको शॉक कर दिया और वो अभी तक उसमें पड़ा हो. तो बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसे हमारे शरीर को जरूरत है, यहाँ को भी इनकी समस्याओं को एड्रेस करना या इसको बेहतर बनाना जरूरी है. सर, हाउ कैन समवन स्टार्ट दिस जर्नी, लाइक इफ मेंटल हेल्थ जर्नी? लुक, आप अगर किसी बहुत छोटे बच्चे को पूछते हो तो उसे इसके बारे में वो बड़ा अजीब लगेगा, उसे बड़ा अटपटा लगेगा. लेकिन एक स्पेसिफिक एज के बाद जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो, जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स में से गुजरते हो,
और बहुत सारी चीज़ों में से निकल के आते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि आप में कितनी रिजिलियंस है, आप इमोशनली कितने बैलेंस्ड हैं, क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत ज़रूरी है। और ये साइकोलॉजी का पार्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, you can have an IQ of 120, 130. I may have an IQ of 110, 120, 140, but my EQ can be very low. Right. और देखा गया है कि बहुत सक्सेसफुल लोग अभी पीछे कुछ सुसाइड्स हैं, ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में सब कुछ पा लिया, राइट, वेदर इट इज अ फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, तो क्यों वो जाते हैं? तो इसमें एक सिंपल है कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा मीडिया में उलझ गए। जैसे अर्थक्वेक किया है, अब हम उसी को देख रहे हैं, इतने लोग मर गए, 50,000 लग गए, 25,000, एक चैनल कह रहा है इतने तड़प रहे हैं, देखिए ये देखिए क्या हो रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल दर्दनाक तस्वीरें। और मैं वो दर्दनाक तस्वीरें देखने के लिए इच्छुक हो गया, क्लिक कर दिया। अब मैं वो देखता रहा, तो कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। अब डेफिनेट है कि जब भी मेरे वो मैं एक्यूमुलेट तो कर ही रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं। तो अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, कुछ अच्छा जैसे लाइट हेल्थ एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी पे रहता है, क्योंकि डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जितने भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या गुड हार्मोन्स हैं बॉडी में, ये इन एक्टिविटीज से बेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेरोटोनिन है या ऑक्सीटोसिन है, गुड केमिकल्स हैं, एंड एंडोर्फिन्स हैं। अब आप जब वर्कआउट करते हैं, कहीं एक रेगुलर एक रेजिमेंट को फॉलो करते हैं, यू फाइंड सो मच गुड पॉजिटिव वाइब्स। आप क्या देखते हैं, आप क्या पढ़ते हैं? पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब वो शायद हमारी हॉबी खत्म होती जा रही है, क्योंकि उसने वो स्क्रॉलिंग ने ले लिया है ना, वॉचिंग। और फेसबुक पे आप देखते हैं कि सभी लोग खुश हैं, शायद मैं ही ना खुश हूँ। जबकि आप देखेंगे तो शायद वो जितने लोग खुश होने की कोशिश दिखा रहे हैं फेसबुक पे, वो अंदर कहीं उतने ही। क्या जरूरत है मुझे ये बताने की कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं अपनी वाइफ को ये गिफ्ट दे रहा हूँ? इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना यार। अगर मेरी जरूरत मुझे लग रही है, इसका मतलब है मैं अपनी वाइफ को कुछ दे नहीं पाया हूँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ सारी दुनिया को कि मैं दे सकता हूँ। तो इसके अलग अलग हैं। जो आपने सवाल पूछा है वो बिल्कुल रेलेवेंट है कि हमें कॉन्स्टेंटली, फॉर एग्जाम्पल, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, कुछ हॉबीज और मेडिटेशन ना, विपस्सना है, माइंडफुलनेस है, इनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। गार्डनिंग है, भूल गए हम गार्डनिंग। बिल्कुल। सिंगिंग है, भूल गए हम सिंगिंग। डांसिंग है अब, क्योंकि वो इतना इजी हो गया ना कि किशोर कुमार इज इन योर पॉकेट, टेक इट आउट, लिसन टू हिम। अदरवाइज हम कहते थे ओके आज गाना गाते हैं, और हम फ्रेंड्स आपस में गाना गाते थे, वो जैसा भी गाते थे ना, तो वो एक गाना गा रहा है, दूसरे सुन रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो उसी में एक आप हियर एंड नाउ में आ जाते हो। ये कुछ तरीके हैं छोटे छोटे जिससे आप अपनी इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, आपने अभी बात की कि पीपल हु हैव हायर IQs दे माइट हैव लोअर EQ. So sir, do you think this is my question is कि how can someone मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या है? देखो, What's the difference? साइकोलॉजी में ऐसा बेसिकली जैसे तुक्का नहीं लगता। इसके इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, एविडेंस होते हैं, कुछ एम्पिरिकल स्टडीज होती हैं। अब ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन 100% नहीं है। मतलब यू आस्क्ड माइट, है ना, आपने माइट में ही पूछा है कि जो हायर IQ है, जैसे इंजीनियर ई श्रीधरन है, हायर IQ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, हायर IQ है, राइट। वर्गीस कुरियन है, अमूल डेयरी, इनका मतलब आई हैव स्टडीड दीज पीपल, लाइक इन्होंने जिंदगी में बहुत प्रभाव डाला है मेरी पर्सनल लाइफ में। इनके हाई IQ रहे हैं, बट दे वर हाई बैलेंस्ड EQ आल्सो। कहीं ना कहीं इमोशनल क्वेश्चन भी रहा है। अब अगर दूसरी तरफ चलते हैं तो वहां भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, है ना, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। वो उनको मैं शायद यहाँ कोट नहीं करूंगा, यू नो, एंड दे हैव दोस थिंग्स आर रजिस्टर्ड इन द हिस्ट्री, दैट सुसाइड्स आर देयर, अल्कोहलिज्म इज देयर, ड्रग अब्यूज इज देयर, whether it is a celebrity or it is any big singer or a big businessman. कोरिलेशन इनका कोई जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी है कि हाई IQ may have low EQ, possibility of insecurity, possibility of anger, and जहां मैं हूं वहां बनाए रखने के लिए हो सकता है कि मेरा वो जो EQ है वो
वो डिस्टर्ब हो जाए, या मेरे चाइल्डहुड में कुछ ऐसे हों कि मैं आईक्यू तो बहुत अच्छा है, अगर ये आईक्यू हाई होकर ईक्यू ना होता तो फिर कितने लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, सुसाइड्स होती हैं, और टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके आईक्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ईक्यू में है। यस, योर क्वेश्चन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदर, और लो आईक्यू में जनरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती भी नहीं है। Right. I have Yeah. never seen a rickshaw puller is going to a psychiatrist or a psychologist. They are very happy in their lives. Okay, Right. जितना कमाया खा लिया, ओके ठीक है, रात को बैठे कुछ कोई भी चीज की, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रोथ लेते हैं हम अकेले पड़ते जाते हैं, और वहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो इमोशनल एस्पेक्ट है डिस्टर्ब होने लग पड़ता है। ये जीवन की परिस्थितियों में भी है, रिलेशनशिप में भी है, एक्सटर्नल इंटरनल रिसोर्सेज हैं। जो जो हम बड़े होते जाते हैं फाइनेंशियली और बिजनेस में, अब जैसे मिस्टर रतन टाटा है, बैलेंस्ड आईक्यू एंड ईक्यू बोथ, Right. राइट। बट उस तरह से दूसरी तरफ भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ ऑफ कोर्स कोट नहीं करना श्योर चाहता। श्योर। सर तो अभी जैसे अगर हायर आईक्यू है और मतलब लोअर ईक्यू है, सो जैसे अभी आपने बताया कि जिसका लोअर आईक्यू भी होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डू यू थिंक कि हम जब हम एक समवन लाइक अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, इवन इफ इट्स अ स्टूडेंट लाइक 18 और 19 ईयर ओल्ड, और उसका हायर आईक्यू है बट ही माइट हैव और ही और शी माइट हैव लोअर ईक्यू, डू यू थिंक आवर ब्रेन डज अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस ओवर थिंकिंग में चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हायर आईक्यू बट लोअर ईक्यू, और वो बैलेंस नहीं कहीं रहता और हायर आईक्यू के कारण कैलकुलेशंस ज्यादा करता है? नहीं, इसका खैर इससे कोई मतलब संबंध हो भी सकता है, क्योंकि जब मैं अपना एक गोल बना दिया है, अब मैं उस गोल की तरफ पड़ गया हूँ ना, मुझे मुझे एक बड़ा घर लेना है, मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे एक पर्टिकुलर गोल आ गया, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, प्रेसिडेंट बनना है। अब उस होड़ में पड़ गया ना, अब जैसे ही मैं उसमें पड़ा तो कहीं ना कहीं मैं अपनी फिक्सेशन बना लेता हूँ, आई नीड टू रीच देयर। अब उसमें पहुंचने में मैं कितने लोगों को हर्ट करता हूँ, कितनी बार मैं खुद हर्ट होता हूँ, और कितनी बार मैं अपने आप को सप्रेस करता हूँ, कितनी बार मैं अपने आप में एक्सप्लोड करता हूँ। कई बार क्या होता है कि मेरे लिए वो टारगेट, या उस इंसान के लिए वो टारगेट जरूरी हो जाता है जिसका आईक्यू हाई है, लेकिन बाकियों को क्या महसूस हो रहा है और उसे खुद को क्या महसूस हो रहा है, उस चीज के बारे में सोचना वो कम कर देता है। तो somehow you are right, of course, overthinking targets achievement, because I work with so many people and at elite positions, they are sales head, they are business head and all, and they do have that one thing in mind, one focus, that need to achieve this. Too much target orientations also create problem, right? Yeah. So that is that, there you are right somewhere, and once you are contented, आप जिंदगी से शांत हैं, आप कहते हैं यार इतना आ गया, ग्रेटिट्यूड है यार, शुक्रिया, परमात्मा का एक शुक्राना आता है अंदर से। अब आप कहते हैं ह्यूमिलिटी, अब जैसे ईक्यू की बात की, ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? मैं आपको कहूँ आप हम्बल हो जाओ, आप नहीं हो सकते। इतनी बड़ी गाड़ी में आए हो, शॉफर आपके पास है, इतना पैसा है, आप कैसे आप शो कर सकते हो कि मैं हम्बल हूँ? और लोग करते हैं कैमरे पे शो, ये बहुत हम्बल है ना। और उनको अगर पब्लिकली आप देख लो, मैं बताने नहीं चाहता, एक स्टार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, इतना हम्बल बन रहा है कि ये तो बहुत शाय है, बहुत हम्बल है, नॉन स्टार है, और उसको मैंने 3-4 जगह अपने फैन को यूं मतलब धक्का मारते देखा है। तो वो दिख रहा है ना आपका ईक्यू कहाँ पर है, आप कितने हॉटी हो, मतलब आप कितने एरोगेंट हो, बट इन फ्रंट ऑफ देयर यू आर शोइंग। सो कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि टू मच ऑफ टारगेट ओरिएंटेशन gives you that kind of imbalance, and you start entangle होना शुरू हो जाती है। अपनी ही आइडेंटिटी को कई बार हम लूज करने लग पड़ते हैं, अपनी मैं कौन हूँ, who am I, मेरी पहचान क्या है। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करती है। सर इस जर्नी में सेल्फ अवेयरनेस कहाँ एडजस्ट होती है आईक्यू ईक्यू के बैलेंस के बीच में? सारी कहानी ही मतलब है ना, तो सारी कहानी ही सेल्फ अवेयरनेस पे है, क्योंकि वी स्टार्ट विद सेल्फ अवेयरनेस। अब हम विक्टर फ्रैंकल की बात करें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकियाट्रिस्ट, ओके, उन्होंने किताब लिखी इन द सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ, एंड मतलब
वो लगा लीजिए कि सेगमेंट फ्रायड और इन दोनों के ये सारी जो एक लीनिएज है, कार्ल यूंग एंड फ्रायड, देन एडलर, है ना, तो उसके अलग नेक्स्ट, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में ही वाज द यंग साइकेट्रिस्ट, उससे कंसंट्रेशन कैंप में डाला और ये किया वो किया। अब वहां जाकर वो आदमी इतना, मतलब उसने जिंदगी को इतने करीब से देखा और उसने कहा कि जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने ईक्यू को बैलेंस रखें। उन टफ कंडीशंस में भी वो जब जहां जिया या बचा, लेटर ऑन ही गेव लोगोथेरेपी, पर्पस ऑफ लाइफ, और अवेयरनेस पर ही उसने पूरा स्ट्रेस दिया कि मैं कंप्लीट अवेयर हो जाता था जब लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में मारने के लिए लेके जाया जाता था। सुबह एक परेड होती थी जिसमें से कई लोगों को निकाल देते थे कि वो अब काम करने के लायक नहीं। तो अवेयरनेस, फिर उसको स्टीफन कॉवी ने एक्सप्लोर किया, फिर उसको आगे बुद्धिज्म में, है ना, क्योंकि साइकोलॉजी से हैं तो माइंडफुलनेस पे कहीं ना कहीं वी ले हैंड अपॉन, राइट। तो जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, विक्टर फ्रैंकल की बात करते हैं, अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं, जिसने 5 लेवल ऑफ बताया और जिसमें सबसे टॉप पे उसने सेल्फ रियलाइजेशन की बात की। अब्राहम मैस्लो बहुत ज़बरदस्त एक, मतलब साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने बेसिक नीड्स, उसके बाद आपके ऊपर, फिर आपका पैसा, फिर आपकी सिक्योरिटी, टॉप पे आपको लेके जाते हैं। तो वो कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जीवन का मकसद पिरामिड बनता है इस तरह का। टॉप पे अगर वो कहता है कि जब मैं सब कुछ पा लेता हूँ जिंदगी में तो फिर मेरे लिए एक, और जबकि स्टार्ट भी वहां से शायद ना हो, यू नो, समटाइम यू मे नॉट स्टार्ट, बट अवेयरनेस धीरे धीरे एक पार्ट अगर बन जाए तो जो आदमी जितना सेल्फ अवेयर है वो उतना अपने प्रति और दूसरों के प्रति, अपनी भावनाएं और दूसरों की भावनाएं, आईक्यू मेरा कितना भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। 130 वाले लोग भी हैं, 140 वाले लोग भी हैं, 140 प्लस वाले जीनियस लोग भी रहेंगे, लेकिन सवाल यह कि आप मेरे साथ, मैं आपके साथ अगर जी रहा हूं तो हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी को आईक्यू से शायद उतना इफेक्ट नहीं कर सकते। इन्वेंशंस कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, लेकिन जीवन को, एक दूसरे को तो हम अपने को परिवार में, समाज में ईक्यू से ही प्रभावित कर सकते हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस ये स्टार्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। अगर मैं इसे अपने वेदों की तरफ ले जाऊं, है ना, उपनिषद की तरफ ले जाऊं, जो 5000 साल पहले लिखे गए, पढ़े मैंने बहुत लेट है, कुछ एक पढ़ पाए, जितना पढ़ पाए, समझ पाए, वो तो उसको एजुकेशन में ही लेकर आ गए। यानी कि आपका जो ब्रह्मचर्य है, यानी कि फर्स्ट 5, 10, 15, 20 ईयर्स ऑफ लाइफ है, वो उसी में कह रहे हैं कि आप उसका अध्ययन करो। और अगर आप ये जान गए, या मैं ये जान गया कि मैं ये हूं और ये मेरे जीवन के मकसद है, तो अवेयरनेस से ही जीवन स्टार्ट होता है। सो देयर यू आर, आई मीन एग्जैक्टली, अवेयरनेस हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद योर ईक्यू, एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एन आईक्यू इज अ टूल व्हिच यू नीड टू यूज। आप जिस भी प्रोफेशन में आईक्यू की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, यू नो। तो आप देखते हैं फिल्मों में प्रोटैगनिस्ट भी है, एंटागनिस्ट भी है। कितनी फिल्में देखी होंगी ना, जिसमें बड़े से बड़ा विलन होता है, वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, सुपर इंटेलिजेंट होता है, और जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी सुपर इंटेलिजेंस है, बट दोनों में फर्क क्या है, ईक्यू का। वो कहता है मेरे बचपन में ये हुआ था, मैंने ये कर दिया, वो कोई कह रहा है, इवन स्टोरीज में, लाइफ स्टोरीज में भी आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस डज मैटर अ लॉट। जो जागरूकता जिसको आप कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। सर, डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में ईक्यू के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं दिया गया, लाइक ऑलमोस्ट आई वुड से जीरो, और डू यू थिंक दैट सिमिलरली एट द सेम प्लेस इन आवर करंट एजुकेशन सिस्टम ईक्यू के ऊपर इतना स्ट्रेस है ही नहीं, लाइक इन आवर सोसाइटल वाइज एंड इन आवर एजुकेशन सिस्टम वाइज, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यस, आई डू एग्री। मेरा ख्याल है मैंने 150 से ज़्यादा स्कूल्स में विजिट किया है पर्सनली। उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी आते हैं, कॉन्वेंट भी आते हैं, बड़े स्कूल्स भी आते हैं जिनके नाम आप बोर्डिंग स्कूल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें छोटे बच्चों के साथ इंट्रैक्शंस में more than 150. 3 years I devoted only to the schools, you know, and I met thousands of students. और हम कार लेके निकल जाते थे और जम्मू, श्रीनगर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, मतलब जितना नॉर्थ पार्ट में कवर कर सकता, तो वहाँ
बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मतलब व्हाटएवर यू आर, और उसका बहुत बड़ा एक खमियाजा हम भुगत भी रहे हैं। ईक्यू का पता ही नहीं है किसी को ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम नहीं किया, मैंने कहा क्या बेअकल आदमी हो यार, है ना, व्हाट नॉनसेंस तुमने ये क्या किया, आर यू स्टूपिड। अब ये वर्ड्स तो देखिए यहां से ही तो ईक्यू आपका डेवलप होना बिल्कुल शुरू हो गया। एग्जैक्टली एज अ टीचर बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उनको आप बड़े अच्छे से ग्रूम करते हो। आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी हर जगह, मैंने भी पढ़ते वक्त देखा कि जो जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, चीफ गेस्ट आएगा तो उसको भी वही फूल देने जाएगा, चीफ गेस्ट के की जो ओपनिंग स्टेटमेंट भी वही पढ़ेगा, हर प्ले में हर लीड रोल में वो आगे आ जाएंगे 5 10 15। व्हाट अबाउट अदर्स, अब उनके ईक्यू पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है ना, तो वो संवेदनशीलता उनमें खो जाती है। तो उसका नो डाउट ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और वो ठीक है क्रैमिंग पे, डेट्स पे, आईक्यू पे, आईटी पे, कंप्यूटर्स पे, हर चीज पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन मेरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि ईक्यू है, वाकई वो कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं। Tomorrow, if you become the education minister of this country or of a state, what changes would you make in this regard? चलो सिचुएशन दी है, आई एक्सेप्ट इट, है ना, कई बार वो कहते हैं ना ओ माय गॉड, बट यस ठीक है बन गया मैं, आई राइट इमीडिएटली, यू नो द वे वी बिहेव विद द स्टूडेंट्स, द बिहेवियर ऑफ द यू नो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड डिवाइडिंग देम, कैटेगराइजिंग देम, गिविंग देम इवन ग्रेड्स डू मैटर, बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हाई ग्रेड लेकर जाते हैं लेटर ऑन लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, और कुछ लोग बहुत लो ग्रेड लेकर चलते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। तो अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनता हूँ तो सबसे पहले कैटेगरीज, यू नो, ग्रेडिंग और ये सारा सिस्टम छोड़कर एक ओपन माहौल, एक अवेयरनेस, एक प्रैक्टिकल एजुकेशन, और जिसमें मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी को भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते और दूसरे को तुम ये कर सकते हो। तुम कर सकते हो वो तुम कर लोगे, जो तुमसे नहीं होगा वो तुमसे नहीं होगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दिस बैलेंस वी नीड टू, जबकि आजकल स्पेसिफिक जो बहुत ज़्यादा यू नो मोर ऑन सिलेबस एंड यू नो सब्जेक्ट, एंड ज़रूरत है उनकी भी, पर कहीं कोई वो बैलेंस लाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत खलती है, सच में स्कूल्स आर मेंट फॉर गोइंग स्कूल, जबकि आप किसी भी स्कूल का कैलेंडर उठा के देख लीजिए, मैं बहुत कंफर्म कह के ये बात कह रहा हूँ, 365 में से एक स्टूडेंट सिर्फ 200 दिन स्कूल जाता है, मुश्किल से। बहुत से स्कूलों का सैटरडे भी ऑफ है, संडे भी ऑफ है, दिवाली हॉलीडेज भी हैं, दशहरा हॉलीडेज भी हैं, क्रिसमस हॉलीडेज भी हैं, बिफोर एग्जाम्स हॉलीडेज भी हैं। तो अगर सारी हॉलीडेज और वेकेशंस ही हमने देनी है तो फिर स्टूडेंट स्कूल जा क्यों रहा है? फिर तो एजुकेशन घर पे ले ले, मतलब हाफ ऑफ द ईयर स्टूडेंट स्टेज एट होम। आप बताएं कोरोना में बच्चे गए, यू नो माय डॉटर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल, तो वो अकेली जाती थी उन दिनों में, और टीचर वुड ऑलवेज डिस्करेज कि तुम क्यों आए हो, घर पे ही बैठो ना, जब सब नहीं आ रहे हैं। और वो पापा मुझे ऑनलाइन सेशन टेस्ट देना है या ऑफलाइन देना है, मैंने कहा यू ऑप्ट फॉर ऑफलाइन। वही हुआ, 50 बच्चे थे, 3 स्टूडेंट केम, और एंड में रिजल्ट भी उसका वही आया कि शी स्कोर्ड लो, देन अगेन शी केम टू मी, पापा। मैंने कहा फिर क्या हुआ, स्कोर से क्या मैटर कर रहा है, कुछ मैटर कर रहा है ना, मतलब उससे क्या मैटर करेगा कितना स्कोर आया, तुम गए, रेजिलियंस शो की। एक रेजिलियंस इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यू नो, हाउ डू यू कम आउट ऑफ दिस सेटबैक्स से कैसे निकलोगे, वो स्कूल में हर दिन जाकर उन समस्याओं को फेस करके। अब फॉर एग्जाम्पल 15 दिन सर्दी ज्यादा पड़ जाए तो स्कूल बंद कर दिए, आपको लगता है कर देने चाहिए, और वही बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं बिल्कुल वही बच्चे मैं देखता हूँ धुंध में, मैं जब सैर करने जाता हूँ बच्चे खेल रहे हैं, झूले पे चढ़ रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। मैंने 3-3 जैकेट पाई हैं, वो 8-8 9-9 साल के बच्चे, मतलब वो 10 डिग्री टेम्परेचर में खेल रहे हैं। स्कूल बंद हो जाएगा 10 दिनों के लिए, सेम गर्मी ज्यादा हो गई बंद कर दो, वही बच्चे शाम को साइकिल चला रहे हैं, पसीने में लबालब आ रहा है, कपड़ों में से ऐसे पसीना निकल रहा है, और वो खेल रहे हैं। ये एक मुझे लगता है कि हमें ये चीजें देखनी जरूरी है। सर, लाइक
जैसे अभी आपने शेयर किया कि लाइक छुट्टी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मतलब ये मैंने ये भी नोटिस किया, लाइक मेरा ब्रदर अभी बहुत छोटा है, तो लाइक छुट्टी पड़े तो इसलिए कहा छुट्टी है आज तो स्कूल नहीं जाना, तो लाइक ये भी एक माइंडसेट काफ़ी इशू है इस चीज़ का भी। बिकॉज यू आर ए यंगस्टर, यू ना, यू हैव ब्रिलियंट, देखो आपके मन में कितने बढ़िया आइडियाज आ रहे हैं। हमने स्कूल को उतना अट्रैक्टिव बना ही नहीं पाए। एग्जैक्टली। क्यों नहीं बच्चा स्कूल जाना चाहता? वहां पर गेम पीरियड्स कितने हैं? होंगे ही नहीं। आपने गेम खेलनी है शाम को आओ, फुल डे में गेम की कोई जगह ही नहीं है दोस्त। हफ्ते में 2 दिन तो आप ऐसे दो कि हम खुल के खेल सकें, राइट? कोई प्ले कर सके। आप प्ले के, देखिए थिएटर, मैं थिएटर कर चुका हूँ, 10 साल एक्टिव थिएटर किया है। माई डॉटर इज ऑल्सो टू थिएटर, उसने 15-20 प्ले किए हैं छोटे से 6-7 साल की एज से। तो थिएटर एक इतनी वंडरफुल चीज है, लेकिन स्कूल के पास केवल एनुअल फंक्शन के लिए थिएटर है। वो थिएटर नहीं है, वो सिर्फ चीफ गेस्ट को दिखाने के लिए है। सच बता रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाया भी है और स्कूल में जाता भी रहा हूँ। वहां एक टारगेट ओरिएंटेड चीजें दी जा रही है कि एक दिन ये स्पेशल डे है, इस दिन वाले दिन आपको एक स्पेशल शो रखना है, इतने लोग आएंगे, उसमें कोई गलती ना हो। आप दूसरी तरफ चले ना, आप छोटे छोटे प्ले कीजिए, स्ट्रीट प्ले कीजिए, है ना, आप स्टेज प्ले कीजिए, लेकिन उसमें कोई टारगेट मत दो। उसमें उसकी एनर्जी को, स्टूडेंट की एनर्जी को फ्लो होने दो, उसको आने दो, उसको एक्सरसाइजेज कराओ, है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो भी उसकी एक्सरसाइजेज रहती हैं थिएटर की, एनएसडी वगैरह लगाते हैं थिएटर। अब हर आदमी, हर बच्चा तो एनएसडी की वो समर वर्कशॉप में नहीं जा सकता। अच्छा, अगर स्कूल में लगेगी तो वही 10 दिन की, अगेन टारगेट ओरिएंटेड। तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि बच्चा कहता है मैं स्कूल नहीं जाना, इसका मतलब स्कूल उसे वो नहीं दे रहा जो उसकी उम्र में उसे चाहिए। That's it. सर जैसे मतलब लोगों को मतलब मेंटल हेल्थ में चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बट वी नॉट टॉक अबाउट दैट, बट आपको लगता है कि 12 साल एक बच्चा नॉर्मली 12 साल तो स्कूल में रहता ही है, फ्रॉम LKG टू +2 और 10 तक, तो आपको लगता है कि दिस इज ऑल्सो इशू, मतलब ये स्कूलिंग जिस हिसाब से हमारी चल रही है, इट विल क्रिएट अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट इन द लॉन्ग टर्म एज वेल, क्योंकि इंडिया आई थिंक इज द बिगेस्ट यूथ, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पीपल हैं जो मतलब जो स्कूल से निकल रहे हैं, लाइक हम भी मतलब 5 साल हो गए तो स्कूल से बाहर निकले। मुझे लगता है दिस विल क्रिएट अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन अस, ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है, बट ये कंपाउंड होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। टारगेट्स दिए जा रहे हैं, मतलब बट उस टारगेट्स का एक्चुअली उसको कोई फर्क नहीं, मतलब नहीं चाहिए। कुछ लोग फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कईयों के पेरेंट्स उन्हें जबरदस्ती कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डाल देते हैं कि नहीं तेरे को बिजनेस नहीं करना, तेरे को ये नहीं करना, तू जॉब कर, IAS कर ले, NDA कर ले। डू यू थिंक दिस विल क्रिएट अ वेरी बिग इम्पैक्ट? श्योर, क्योंकि वी आर दी यंगेस्ट वन इन द होल वर्ल्ड, है ना। हिंदुस्तान इस वक्त, हमारा जो भारत देश है, ये इस वक्त सबसे जवान मुल्क है, और मेरा ख्याल है ना, मिलियंस एंड बिलियंस, मोर देन, आप कह सकते हो कि हमारी 60% पॉपुलेशन इस वक्त यूथ में, और अगर हम नीचे चले जाएं तो वो भी काफी एक बड़ा चंक है। तो जब ये इकट्ठा एक लॉट 8-10 साल में बाहर आएगा तो वो करेगा क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्या करेगा, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड होने की तो हम उन्हें कोई चीज बताते ही नहीं। बिल्कुल। आपको IIT करना है, आपको नीट करना है, नहीं करना तो किसी A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो। अब आप देखें ना, 18 से 20, 18 लाख अमूमन लोग JEE वगैरह उसमें अपेयर होते हैं, उसमें से 1 लाख या 2 लाख ही पहुंचते हैं, बाकी 14 लाख कहाँ है, 12 लाख क्या कर रहे हैं? अब वो साइंस लेके बैठ के क्या कर रहे हैं? डिस्करेज किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोई बात की जाती है? एक ही बात की जा सकती है ना कि आप फौज में जाओगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, उसके अलावा क्या? एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ना। एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, नॉवेल, हरारी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, इजराइल से हैं, वंडरफुल, 2-3 किताबें उनकी लिखी है, होमो सेपियन एंड देन 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। बहुत क्लियरली बता रहा है वो कि हमारा ये स्कूल सिस्टम आउटडेटेड आज से नहीं, शायद 2-3 डेकेड्स से आउटडेटेड हो चुका है, और ये एक सच्चाई है ना। और आने वाले हो सकता है 10 साल में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगी। यू नो अबाउट AI? यस सर, मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, you belong to that generation, so artificial intelligence algorithm, ये जितना कुछ हम कर रहे हैं उसकी कितनी रेलेवेंस रहेगी, कितनी नहीं रहेगी? yes, answer to your question, there would be a big chasm, बहुत बड़ा एक गैप आने वाला है, और उसको हम नहीं कहीं फिल कर पाएंगे क्योंकि तैयार ही नहीं है।
वी आर नॉट रेडी कि वो पूरा यूथ उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करना है. इज देयर एनी प्लान? कोई प्लान नहीं है, बस पढ़ो पढ़ो ये. और वो है कितनी, हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स, ओनली थाउजेंड्स. अगर आप पूरी गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआरपीएफ, सीबीआई और इंटेलिजेंस, मैं इन सब एग्जाम्स में मैं अपीयर हो चुका हूँ किसी टाइम, या बैंकिंग सिस्टम ही है, तो कितनी जॉब्स. आपको कभी स्कूल में बताया गया कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? कभी Never. नहीं बताया गया, है ना. कभी मुझे ये बताया गया कि सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना गुजारा तुम कर लो और मजे से जिंदगी जी सकते हो अपने आप को? नेवर. वो हमेशा एक ओरिएंटेशन है, बेटा क्या बनना चाहते हो? आईएएस. बेटा क्या बनना चाहते हो? अब हर कोई ना आईएएस बन सकता है. कितने थाउजेंड्स पूरे साल में मेरा ख्याल है कितनी जॉब्स रहती है? less than 1K. 800 और 700 और 600. उसमें से सिर्फ 75 होते हैं हाँ, आईएएस. फिर उसमें वो कितने आईएएस बनेंगे कितने नहीं. तो आपका मतलब बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है कि व्हाट नेक्स्ट. कुछ भी नहीं. जैसे आज मैं जाता हूं तो इधर जाता हूं, मौका मुझे भी मिला था अब्रॉड जाने का, जब था कि चले जाओ. मैं देखता हूं एम्बेसीज के बाहर लाइनें लगी हुई है. हमारा मैक्सिमम यूथ जो फिजिकली फिट है वो उड़ के बाहर जा रहा है, जो मेंटली फिट है वो भी उड़ के बाहर ही जा रहा है. बिल्कुल. मेंटली मीन्स आई एम नॉट श्योर मेंटल वर्ड में यूज कर गया. कहने का मतलब जिसने कोई बड़ी डिग्री ले ली है वो भी बाहर ही जा रहा है. जिसके पास शारीरिक स्वस्थ है ना, पंजाब हरियाणा के जो गबरू जवान जिसको कहते हैं, वो भी उधर ही जा रहे हैं. यानी कि जो बलिष्ठ लोग हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, वो वहां पर जाके मिनियल जॉब्स करेंगे. और जो कह सकते हो जिनका आईक्यू अच्छा है, जो हाई पोजीशन पे जा सकते हैं, वो भी. तो फिर यहाँ क्या? लेकिन यहाँ एक बड़ा चंक है, वी आर 130 करोड़, यू नो. अब वो क्या करने वाले हैं, उसका कोई प्लान. यू आर राइट, एंड इवन आई डोंट हैव द आंसर, बिकॉज मैं कैसे बता सकता हूँ. लेकिन हाँ, गैप है, गैप बढ़ेगा और आने वाले समय में एक्सप्लोजन है. इसको कैसे संभालना है, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं. सर, स्कूल तो इज़ वन ऑफ द इश्यूज विद, मतलब इस पूरे इशू में जो आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब व्हाट डू यू थिंक द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स इन दिस थिंग, लाइक पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में? पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है ना. आप अगर एथिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टर एथिक्स, यू नो, कैरेक्टर एथिक्स ऑलवेज यू नो आर टू बी डेवलप्ड एट होम. घर पे पेरेंट्स ही आपके कोर कॉम्पिटेंसीज तो ठीक है, लेटर ऑन आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन कैरेक्टर एथिक्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये दोनों का जो आपकी ग्रूमिंग है वो घर से ही शुरू होती है. और पेरेंट, जहाँ तक सवाल है पेरेंटिंग का, अगेन इशू है कि मैंने बहुत स्कूल्स में पेरेंटिंग सेशंस दिए. अगर स्कूल लेता भी है, देयर आर नंबर ऑफ वेरी गुड स्कूल्स, दे आर डूइंग वेरी वेल, वो बहुत तरीके से एजुकेशन को आगे लेके जा रहे हैं. अभी आप एक सिंगर को बुला लें, आई हैव नथिंग टू रॉन्ग यू नो बैड अबाउट सिंगर्स, अच्छा काम करते हैं. मैं भी एंटरटेनमेंट में था या हूँ, थिएटर करता हूँ, लेकिन आप वो बुला लें तो अभी सारे पेरेंट्स भी आ जाएंगे और बच्चों को भी ले आएंगे. मैंने पेरेंटिंग सेशन रखा फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर कुछ कॉस्ट रखनी वो अलग बात है, तब भी वहाँ नहीं आएंगे, राइट. तो बात ये है कि हम थिएटर जा सकते हैं, सिंगर्स को सुनने जा सकते हैं, क्रिकेट का मैच देखने जा सकते हैं, लेकिन जहाँ बात पेरेंटिंग की आती है, स्पेसिफिक पेरेंटिंग, हमारे यहाँ उसका चलन बिल्कुल नहीं है. तो पेरेंट्स, अगर कोई भी, अगर हमारी इस टॉक को कोई सुन रहा है, तो द पेरेंटिंग सिंपली मीन्स बी विद योर चाइल्ड. पेरेंटिंग सिंपली मीन्स लिसन टू योर चाइल्ड. और आज की डेट में अगर आप डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पीयर प्रेशर है, इन सब में अगर कोई अहम रोल प्ले कर सकता है तो वो पेरेंट है. इवन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग और अल्कोहल और एनीथिंग जो भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करे, अगर मैं पेरेंट से अटैच हूँ एज अ चाइल्ड, या एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से अटैच है, तो काफ़ी हद तक उसे संभाला जा सकता है. और पॉजिटिव पेरेंटिंग के सिंपल है कि यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड. आपको अपने बच्चे के साथ, या एक पेरेंट को अपने बच्चे के साथ समय बिताना पड़ेगा. नॉट टेकिंग हिम टू द मॉल, नो दैट. और वही हमें लगता है कि दैट इज व्हाट पेरेंटिंग. मैं 15 दिन बाद मॉल ले जाता हूँ, अच्छी फिल्म दिखाता हूँ, बास्किन रॉबिन में आइसक्रीम खिला देता हूँ, या कहीं चने भटूरे खा लिए, लंच डिनर कर ले. दैट इज नॉट पेरेंटिंग.
पेरेंटिंग मीन्स कडलिंग, कैजोलिंग, रजाई में उसके साथ बैठना, उसके साथ बैठ के मूंगफली खाना, उसके साथ रनिंग करने जाना, जॉगिंग करने जाना, जिम करने जाना, डांस करना, सिंगिंग करना, अपनी हॉबीज में उसको एंगेज करना, लॉन्ग वॉक्स पे जाना, उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना। पढ़ा ना पाओ लेकिन आप इंटरेस्ट तो ले सकते हो। जितना आप अपने बच्चे के साथ एंगेज होते हैं ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वो पेरेंटिंग खुद ब खुद होने लग पड़ती है। एक बात पढ़ी मुझे किसी ब्रिलियंट आदमी से ही सुनी है या पढ़ी है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं आपको करते हुए। दैट इज पेरेंटिंग। सो वन लाइन अगर मैं पेरेंटिंग की बोलता हूं तो वॉक योर टॉक। आप जो बोल रहे हो अपने बच्चे को, गो टू द ग्राउंड, स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, डू नॉट वॉच टीवी, डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू, एंड यू आर डूइंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप फोन पे हैं, आप हमेशा फोन पे, आप खाना खाते हो भी मैं फोन पे हूं, तो और बच्चे को मैं कह रहा हूं फोन रखो, तो वो आप जो कह रहे हैं उसमें उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है। जो वो आपको देख रहा है करते हुए वो तो उसी को लेगा। सो दैट इज व्हाट पेरेंटिंग इज। चिल्ड्रन डू नॉट डू व्हाट दे आर आस्क्ड टू डू, चिल्ड्रन डू व्हाट दे सी, व्हाट दे एक्सपीरियंस व्हाइल देयर पेरेंट्स आर डूइंग, और वो उसी को फॉलो करते हैं। Sir, in absolute worst cases, when the parents and the child are hell-bent on their personal opinions, what do you think is the best practical way to deal with these situations? You know, always it will be always there, है ना, जिसको हम बचपन से कहते हैं जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। अगर आप सोचो तो जनरेशन गैप है, और अगर आप सोचो तो जनरेशन गैप नहीं है ना। इसमें कहा है कि पेरेंट ऑलवेज सेज आई एम राइट। मुझे यूं लगता है बीइंग अ पेरेंट इवन मैं हमेशा ठीक नहीं होता, मेरी ईगो ठीक होती है बिल्कुल कि जो मैंने कह दिया एज अ फादर वो ठीक है, दैट्स इट। और फिर मैं उस पर अड़ जाऊंगा, और फिर मैं जस्टिफाई करूंगा, और फिर मैं अपने बच्चे को, अपनी बेटी को या बेटे को उसको पूरा नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा कि तुम जानते क्या हो, तुम्हें पता क्या है। और मैं सच बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, माई चाइल्ड इज मच मोर इंटेलिजेंट देन मी। मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर आप ब्रिलियंस देखें तो वो उसकी बेटर है। अगर उसकी नॉलेज, इक्विपमेंट्स देखें कि हाउ वेल इक्विप्ड, देन यंगर वन इज ऑलवेज बेटर। हाँ, पेरेंट अपनी ईगो को थोड़ा दूर रखे, और वी नीड टू बी एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स चिल्ड्रन, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इट विद माय ओन, मैं उससे पूछता हूँ कि तुझे कार सीखनी है तो सीख ले, कॉलेज कार ड्राइव करके जाना। तो इवन जब कपड़े भी खरीदने जाता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ जो तेरी चॉइस है वो तू देख ले। हाँ, मेरी कहीं ओपिनियन होगी, मैं उसे दे दूंगा, थोपना नहीं है, इम्पोज नहीं करना। तो जो आपने कहा कि यस, देयर विल बी ऑलवेज देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज हेल्दी इन केस इफ यू रिजॉल्व देम। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो रिलेशनशिप। इफ आई डोंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट, इट मींस या तो आप मेरी चापलूसी कर रहे हो या मैं आपकी कर रहा हूं। आइदर आई वांट टू अपीज यू और यू वांट टू अपीज मी। ओ यस यस, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। हमें चाहिए कोई जो कहे कि यहाँ आप ठीक नहीं हो, लेकिन मैं ठीक हूं और तुम गलत हो। जब ये बात आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप कहते हो कि इस चीज को यूं किया जा सकता है, करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो आप करके देख लो। वो पंजाबी में कहते हैं ना, बड़ा बढ़िया है कि या राह पे जानिए या वाह पे जानिए ना। सो अगर बच्चा वैसे नहीं मानता तो फिर उससे वो करने दीजिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको शराब पीने दीजिए या उसको कोई ऐसा लेकिन अगर वो कह रहा है कि नहीं पापा मुझे या मम्मा मुझे ये करना है, तो अगर आपको लगता है कि सर्टेन कंडीशन में उसका, आपकी ऑब्जर्वेशन में उसको करने देना है तो उसे करने दीजिए, वो सीख जाएगा। लेकिन लॉजिक देके ही हमेशा बच्चे को समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लॉजिक पकड़ता ही नहीं है। मेरे और उसमें ऑलरेडी 25 से 30 साल का गैप है। वो कैसे मेरी उस बात को समझ जाएगा जो मुझे आज समझ आई है और उसको मैं उस वक्त समझाना चाहता हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ओपिनियंस में जरूर क्लैशेस आएंगे, बट आई थिंक इफ वी लिसन टू देम, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है ना, एज कंपेयर टू द चाइल्ड, बिकॉज आई एम 30 years मोर एक्सपीरियंस। तो उसको टाइम देकर हम उन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं।
सर अभी आपने शेयर किया कि लाइक टाइम देकर शेयर किया जा सकता है, तो लाइक एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट मैंने देखा है जो मेरी खुद की लाइफ में भी रहा है, पर्सनल आई थिंक इसकी लाइफ में भी रहा है, बहुत ज्यादा कि एक होता है कि लाइक पेरेंट्स तो हेलबेंट, मेरे पेरेंट्स वर नेवर हेलबेंट, नीदर इसके भी नहीं थे, बट एक चीज़ होती है कि दे आर अफ्रेड ऑफ सीइंग देयर चिल्ड्रंस फेल. मैंने ये चीज़ नोटिस, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, बट आई Most हैव of them. ऑब्जर्व दिस. They don't want us to pursue our dreams just because they think you will fail, and they don't want to see us fail. वो चाहते हैं कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए जो उनके हिसाब से तो ठीक है बट हमारे हिसाब से ठीक नहीं है. बट they just can't see that. मतलब उनको वो राह, मतलब we are youth, like हमारे अभी ड्रीम शुरू है, जिंदगी शुरू हुई है, हमने अगर देखा है कि हमें रेंज रोवर खरीदनी है या हमें एक 1.5 करोड़ के फ्लैट में रहना है, तो हम वो सपना देख पा रहे हैं. बट पेरेंट्स ने वो जिंदगी जी ली है, उनको है कि अब जो मिल गया हम तो उसमें खुश हैं, हमने भी बड़ी जान मारी, हमने भी बड़ा कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, हम पहुंच गए जहाँ पहुंचना था. तो हाउ डू यू थिंक कि पेरेंट्स इस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील कर सकते हैं? लुक, मेरा मानना बहुत सिंपल, लाइक कि फेलियर्स आर लेडर टू सक्सेस कहा जाता है. मैंने जब कलाम साहब को पढ़ा तो वहाँ भी वही लिखा था ना. मेरे ऑफिस में सेइंग लगी हुई है विवेकानंद जी की, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू फेल यू, इफ यू पास देन यू लीड, इफ यू फेल यू मे गाइड. ठीक है, एग्जैक्टली. तो मेरा मानना तो ये है कि फेल होना ही जरूरी है. ये नहीं कि मैं जबरदस्ती फेल हूं, कि जी फेल होना बहुत जरूरी का मतलब है भी जबरदस्ती फेल होना है. नहीं, जब भी हम कोई काम करेंगे उसके दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो वो हो जाएगा या वो नहीं होगा. अगर वो नहीं होगा तो उससे बेहतर कुछ और होगा. राइट. रिसेंट एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल्स हैं, मेरी खुद की जिंदगी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो फेल, मुझे अगर पेरेंट को मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँ तो आई थिंक वी शुड अलाउ चिल्ड्रन टू गेट फेल. क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कुछ भी नहीं. हाँ, आग में तो नहीं कूद रहा ना वो. अगर आग में नहीं कूद रहा, और जीवन है क्या, आप बताओ जीवन है क्या? इट्स अ हीप ऑफ एक्सपीरियंसेस, नथिंग एल्स. एग्जैक्टली. आफ्टर 70 और 75 आप मुझे भी नहीं पॉडकास्ट के लिए ढूंढोगे. मैं बैठा हूँगा कहीं पे आराम से. और सच में, और हमारी संस्कृति में वो वानप्रस्थ और वृद्धाश्रम है जहां इवन यू चूज योर डेथ. इवन ये बड़ा मार्वलस कॉन्सेप्ट है. वो आईसीयू में नहीं डाला जाता था उन्हें. उनको पता चल जाता था कि आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव दिस वर्ल्ड. वो परिवार इकट्ठा हो जाता था, और ये सच है. वो कहता था मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आई एम डन. तो जीवन क्या है? एक 70, 80, 90 वट एवर ईयर्स, उसका एक जीने का एक तजुर्बा है, तो जीने दो, है ना. कलाम साहब का वो एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद है, जो ASLV 1979, इट वॉज अ फेलियर, ह्यूज फेलियर, बट प्रोफेसर सतीश धवन बैक्ड हिम एंड ही सेड अगेन वी विल डू इट. और जो फर्स्ट ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हमने अपना इंडिजिनसली बिल्ट इनसेट 1B छोड़ा था, 79 में इट वाज अ फेलियर. प्रोफेसर सतीश धवन टुक दिस responsibility कि I am accountable to it, and he gave the same responsibility to the same person, and in 1980 it became success. तो वो ये सक्सेस स्टोरी के वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उनकी किताबों में भी लिखे हुए हैं. तो फेल होने के लिए फेल नहीं होना, लेकिन कुछ करते हुए फेल हुए हो, एक्सपीरियंस तो आपका है, और वो कितना बड़ा एक्सपीरियंस है. whether it is a film star or a politician, or you take the case of Edison, how many times he failed, and ultimately फिर आज कितने उनके इन्वेंशंस हैं जिनको हम एंजॉय कर रहे हैं, और उन्हें खुद भी एंजॉय किया. सो फेल होना, पेरेंट को तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो फेल होता है तो वो रेजिलियंस उसमें डेवलप हो रही है. अदरवाइज जो मैंने कितने केसेस देखे हैं सुसाइड्स के, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेलियर्स, कि मैं यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और इस लेवल पे आके लाइफ पे मैं यहां आया तक, खत्म आदमी, खत्म. या उसे बीमारी लग जाएगी कोई, या वो अपने आप को खत्म कर लेगा. तो इतने सफर का क्या फायदा हुआ? तो अगर यहीं गिरता है उठता है, गिरता है उठता है,
नथिंग टू लूज। सो फेल होना एक जीवन का, मुझे तो यूं लगता है कि ये एक अनिवार्य अंग है, इसके बिना शायद जीवन अधूरा है। दैट्स व्हाट। Sir, you were talking about generation gap, काफी लोग बोलते हैं या फिर even society we heard कि the question is there an increasing gap in decreasing of moral values which we are calling generation gap? Do you think this is somewhere down the line somewhat true? पता नहीं, मुझे आई डोंट नो, आई डिसएग्री विद दिस थिंग। मुझे यूं लग रहा है कि हमारी जनरेशन के लोग ज्यादा हिपोक्रेट थे, सच में। बोलना कुछ और, उधर देख, दिखाना कुछ और। आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, आप बताएं, नहीं है। मॉरल वैल्यूज पे मैं आज भी मान रहा हूं। देखिए, हम दिखाते बड़ी रोजी पिक्चर है, लेकिन उसके पीछे कुछ और है, isn't it? Right, sir, right. अब हमारी ही जनरेशन में फीमेल का सप्रेशन हुआ है, आपकी जनरेशन में तो फीमेल्स ग्रो कर रही हैं, Right. तो मतलब ये इट्स अ डायक्टमी। मुझे तो यूं लगता है कि द न्यू जनरेशन इज, वैल्यूज उनकी बेटर है, कमिटमेंट उनकी बेटर है, एनर्जी, नॉलेज, एवरीथिंग अगर हैंड इन ग्लोव हो जाए, इट्स नॉट लाइक, ये कोई मुद्दा नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। मॉरल वैल्यूज, मुझे जो लगता है कि आज के यूथ को अगर मैं मिलता हूं और वो मुझे कहता है कि अंकल प्लीज साइड पे होना और मेरी मदद भी कर देगा, मुझे लगता है वो एरोगेंट है। वो एरोगेंट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Right. और मुझे यूं लगता है कि वो ईमानदार है, मुझसे ज्यादा ईमानदार है। जब मैं था उसकी उम्र में मैं इतना ईमानदार नहीं था। हम बचने के लिए झूठ बोल देना और चीजों से रुकने के लिए छुपने का सहारा ढूंढ के एक मास्क ओढ़ के रखते थे। आज की जनरेशन शायद मास्किंग नहीं करती, वो ट्रू है। अगर वो आपको नहीं पसंद करती तो वो कह देंगे, दिलबाग मैं आपको पसंद नहीं करता, है ना। मुझे लगेगा एरोगेंस है, तेरे को सिखाया नहीं। अच्छा, हमारे जमाने में कहते थे बेटा पैर ही हाथ लगा, वो बंदा कहता था तो व्हाट इज दिस, आपको क्या लगता है कि उस वक्त की मॉरल वैल्यू बहुत हाई थी? अब का बच्चा कहता है जी यस, पैर ही हाथ लगाओगे तो अब हो सकता है आउट ऑफ लव रिस्पेक्ट यू मे टच माई फीट, यू मे नॉट, बट बोथ आर राइट। बट हमें लगता है कि मॉरल वैल्यूज कहीं, लेकिन इसी सदी में, इसी जनरेशन में अगर इतनी ग्रोथ हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप में, फीमेल और हर एरिया में, मतलब इंडिया इज रियली ग्रोइंग अप। हम ग्रोइंग इकोनॉमी है आज भी, अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स, बट वी आर ग्रोइंग अप। 80 से 90 बेटर था, 90 से 2000 और 2000 से, तो आज के यूथ को डायरेक्शन चाहिए। मुझे लग रहा है मॉरल वैल्यूज से बेटर है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर मैं लाइन में आ रहा हूँ, वो कह देते हैं अंकल हम भी लाइन में खड़े हैं, तो यार वाकई में लाइन में खड़ा है वो। अब पोस्ट ऑफिस में जाता हूँ, 4 लाइनें लगी हुई है, एक सिटीजन के लिए अलग है, अब एक 25वें नंबर पे खड़ा है, वो कहता है यार आ जाओ ना। तो होता है, आप यू गो अब्रॉड, यू फाइंड वन लाइन, मेल फीमेल सीनियर जूनियर सब एक ही। हाँ, कोई आपको आउट ऑफ कट्स ही कह सकता है कि प्लीज आप आगे आ जाए। तो पता नहीं, मैं इस चीज से उतना, मुझे यूं लगता है कि मॉरल वैल्यूज वी आज की जनरेशन की मॉरल वैल्यूज भी उतनी ही है, डायरेक्शन हम उनको क्या दे रहे हैं। और सेकेंडली मैंने बताया टॉक, वॉक योर टॉक। अब जैसे घर में ही हूं मैंने फोन उठाया, किसी से बात की, मेरा बच्चा मेरे साथ है, मैंने फोन रखा, मैं गया, एक तो मैंने गाली दी और मैंने फोन रख दिया। अब उन्होंने मुझे क्या सिखाया, मेरे ही पेरेंट हैं, और मैं देख रहा हूँ कि यार ये बंदा उससे फोन पे तो बड़े प्यार से बात कर रहा है, फोन रखते ही इसने कोई और ही जवाब दे दिया। अब मेरा तो डाउनलोडिंग हो गया, यहां से मॉरल वैल्यूज डिक्लाइन करती है। अदरवाइज जैसा पेरेंट का वैल्यू सिस्टम होगा वो बच्चे में आ जाएगा, फिर बाद में वो समाज में जाएगा, वहां जाकर हो सकता है वो वैल्यू सिस्टम कहीं हिले, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो मुझे यूं लगता है कि ये थोड़ा सा विरोधाभासी है। सर, जनरेशन की बात कर रहे थे तो मैं आई रेड अ ट्वीट बाय सम पर्सन। उन्होंने लिखा था कि डोंट गो फॉर स्टेटस, गो फॉर वेल्थ, इट विल गिव यू मोर पीस इन द एंड। और उसके नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इंडियन सोसाइटी इज स्टेटस ड्रिवन
एंड वेस्टर्न सोसाइटी इज़ वेल्थ ड्रिवन। और उससे मेरे मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया कि जैसे अब हम लोग बाहर चले जाते हैं तो बाहर जाके हम अमेज़ॉन के लिए डब्बे भी पैक कर लेंगे, स्टारबक्स में कॉफ़ी भी दे देंगे, और वो सेम काम हम चंडीगढ़ नहीं करेंगे, और वो हमारे पेरेंट्स भी हमें यहाँ नहीं करने देंगे। बट अगर उनका ही बेटा सेम कनाडा में है तो वो वहाँ काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर कोई उनसे पूछे कि हाँ आपका बेटा क्या कर रहा है, वो कनाडा है, वो बस ठीक है वो। तो हाउ डू यू थिंक सर दिस इज दिस अप्रोप्रिएट और दिस सम डिफरेंस? लोग इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है कि मैं अगर चंडीगढ़ में स्टारबक में काम करता हूँ या सीसीडी में काम करता हूँ, मुझे यहाँ मिलेगा 20,000 रुपया। और अगर यही मैं कनाडा में काम करता हूँ तो उनकी करेंसी के, अपनी करेंसी में अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ, सपोज $2,000 भी मुझे मिलता है तो तकरीबन 1.25 रुपये, और मेरा वहाँ 50,000 में गुजारा हो जाता है, 50, 60, 70,000 में हो जाता है। मैं इंडियन करेंसी के, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स नाउ सेटल्ड अब्रॉड। तो कहीं ना कहीं एक तो ये फैक्टर है कि जो मनी यहाँ मिलती है उसको उस पर्टिकुलर जगह पे काम करके, वहां पर वो कई गुना ज्यादा मिलती है, उसमें वो खुद भी रह लेता है और कुछ बचा भी लेता है ना। और दूसरी चीज ये है कि हम ही बच्चे को मतलब पुश करते हैं कि यार हम उसे बड़ी तरफ क्यों नहीं भेजते, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए क्यों नहीं कहते, है ना। आज की डेट में एआई है, मीडिया है, सोशल मीडिया बुरा तो नहीं है, मैंने सुना है अपनी उम्र के लोगों को कहते हुए, लेकिन मुझे यूं लगता है कि अगर उसको यूज करो तो बहुत बढ़िया चीज है, मिस यूज करो तो नुकसानदेह है। तो ये जो आपने जो सवाल पूछा है उसका सिंपल सा जवाब है कि ये डिपेंड करता है कि मेरा इंटेंट क्या है ना। अगर मेरे इंटेंट में छोटा काम करके भी मैं खुश रह सकता हूँ तो रह लो, स्टेटस भी देख सकते हो, वेल्थ भी देख सकते हो। मैं इसके बीच में आता हूँ, मैंने तो कहीं ना कहीं शायद कमियां भी देखी हैं जिंदगी में, है ना, पॉवर्टी भी देखी है, वेल्थ भी कुछ थोड़ी बहुत देख ली होगी। मुझे यूं लगता है कि हम एक कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एक कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है पेरेंट्स से भी और हमारी इस जनरेशन से भी। अपना यूथ जो है, आप यूथ ही हैं आप तो यूथ कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल फैक्टर है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, वहां हम कहीं वो डिवॉइड है। जैसे एक आपने जनरेशन गैप की बात की, आपने शुरू में पूछा कि ये कितना बड़ा कैज़म, एक खला बन रही है, ये कैसे पूरा होगा, हम फैक्ट्रियों में से निकाल रहे हैं लेकिन वो जाएंगे कहाँ। तो आपने ये जो सवाल अब पूछा, इसका एक जवाब है कि अगर मैं या आप या कोई भी अगर कहीं ना कहीं आईक्यू और ईक्यू के साथ साथ बैलेंस लाइफ में चलते हुए शुरुआत में, मिड लाइफ में, जहां भी मौका मिल जाए, अगर स्पिरिचुअली ड्रिवन हो जाए, है ना, आध्यात्मिक तौर पे अगर हम सही हो जाए, तो जॉब बड़ी है या छोटी है, कनाडा में है या इंडिया में है, शहर में है या गांव में है, वो उतना मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करता है, एंड ऑफ द डे, हाउ कंटेंटेड और हाउ fulfilled I feel, isn't it? As a student, you, as a parent, me, as an entrepreneur, somebody. तो that matters. वो चीज कहीं अभी मिसिंग है, क्योंकि या तो वेल्थ ड्रिवन है या टारगेट ड्रिवन है। तो जैसे बुद्धिज्म में कहते हैं कि मिड वे भी रहता है कि मैं चीजों को भोग भी लूं। मटेरियलिस्टिक तो है, हम जीवन को मटेरियल से निकाल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ क्या मेरे अंदर एक शांति है, एक ग्रेटिट्यूड है, एक ह्यूमिलिटी डेवलप हो चुकी है मुझ में, कहीं ना कहीं मैं रुक सकता हूं, कहीं मैं ठहर सकता हूं। ये ज्यादा मैटर करता है रादर देन कि वो मीनियल जॉब करे, बड़ी जॉब करे, छोटी जॉब करे, किस तरह की जॉब करे। उससे बेटर है कि जहां जो मैं कर रहा हूं उसमें मैं कितना कन्विंस्ड हूं और कितना मैं अपने आप को सैशिएट कर सकता हूं। सर मेरे पास ना इसका पहले आंसर नहीं था, बट नाउ आई डू थिंक यू हैव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड माय क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग resolving parent child conflicts and generation gap. So sir, and the answer I think is everyone should have a parent like Dilbag.
मैं तो यही सोच रहा हूँ कि this is the all I can deduct from this. And I learned it from parenting only. Yeah. Because This I is a have one-stop solution. I have 2 daughters. One daughter I could not parent, simply I could अपनी विम्स एंड अपनी फैंसी और ये करो ये मत करो ऐसे मत करो और आई एम द बॉस, आई नो दिस दैट, एरोगेंस भी थी उसमें। फिर धीरे धीरे समझ आया कि पता नहीं कहीं मैं मिस कर गया चीज़ों को। एंड देन केम टू द सेकंड एंड देयर आई, मुझे लगता है कि मैं सहज हो गया, एक्सेप्टेबिलिटी में आ गया। अगर मेरी बेटी को पिज़्ज़ा पसंद है और मुझे नहीं है तो मैं उसको ज्ञान देना शुरू कर दूंगा, ये होता है इसमें, ये होता है, ये खाओ ये मत खाओ। हाँ, मैं बता सकता हूँ ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे चूज कर लो, बट अल्टीमेटली वो करेगी, करके देखेगी, सीखेगी। और दैट इज स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं। जब मैं आपको स्वीकार कर लूं, आप मुझे स्वीकार कर लें, मैं आपको नॉन जजमेंटल, मतलब जजमेंट मुझ में हो ही ना कपड़ों को देखकर, ना मेरे बोलचाल को देख के। अगर मेरी वो जजमेंटल अप्रोच निकल जाए, है ना, और मेरे ईगो क्लैशेस खत्म हो जाएंगे, डोंट यू थिंक? आई बिलीव दिस इज स्पिरिचुअल, एक कोर है, कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सहज हो जाता हूं मैं। और जैसे ही सहज होते हैं तो ये जो आपने जनरेशन गैप की बात की, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप की बात की, चूजिंग अ करियर की बात की, वो सब सहज नहीं हो जाएगा। एक बच्चा कहता है कि मामा मेरे को, पापा मुझे मतलब फिल्म में जाना है ना, ठीक है ना। अब मैं उसको एक एग्जाम्पल देना शुरू कर दूं, ये देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, और ये देखिए ये शाहरुख खान है, और ये देखिए क्या जिंदगी जी रहा है, और ये, यहां पर अब मैं कुछ गलत कर रहा हूं सच में, राइट? अगर मैं कहता हूं कि बेटा ये साइंटिस्ट है, ये एक एक्टर है, ये मनी ड्रिवन है, ये एक टारगेट ओरिएंटेड ड्रिवन है, पैसा कमाना भी गलत नहीं है, कमाना चाहते हो कमा लो, कमाओगे तो छोड़ोगे, यू अंडरस्टैंड? बुद्ध ऐसे तो नहीं बने थे। बुद्ध वॉज अ किंग, देन ही बिकेम अ बुद्ध। महावीरा वॉज अ किंग। आप मुझे बता दें कि कौन ऐसा है ना, जितने भी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, ये सब लोग, कहने का मतलब कि जितने स्पिरिचुअल, जितने आध्यात्मिक लोग हुए हैं यहाँ, महापुरुष भी हुए हैं बड़े से बड़े, तो कर लो ना। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो जहां आते हैं जहां मैं कहता हूं कि मैं सही हूं, मेरे जिंदगी का तजुर्बा सही है और तुम गलत हो, तो वहां पर अध्यात्म का मतलब ही क्या है? मैं सहज हूं, मैं सहज हूं, और मेरी सहजता से बच्चा भी कहता है मैं भी सहज हूं। अब उसमें वो उनका क्वेश्चन आ जाता है फेलियर वाला भी, ठीक है, फेल हो गए तो सहज है, इट्स ओके। अब मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है, मैं भी फेल हुआ हूँ जिंदगी में बहुत बार, मेरे बिजनेसेस में फेल हुआ, एजुकेशन में भी कहीं एक दो जगह फेल हुआ, वो डिसीजन मेरे थे ना। एक बड़ी प्रोफाउंड लाइन है, कहता है द फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल कैन टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू। Forces beyond your control can take away everything from you except one thing, your freedom to choose in a given situation, isn't it? आप बताएं अपनी जिंदगी में जब भी कोई सिचुएशन आई होगी, फ्रीडम टू चूज का जो, हाँ, मैंने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, आप किसी को थोड़ी देर गाइड कर सकते हो, रोक सकते हो, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, उसके बाद आप जाने दें, सीख लेगा वापस आ जाएगा, नहीं सीख लेगा वैसे भी। वी ट्राई टू बी गॉड, पेरेंट है ना, पेरेंट्स ट्राई टू बी गॉड ऑफ द चाइल्ड, है ना, वो भगवान बनने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ निकल के आता नहीं। सो दिस इज व्हाट। So coming back to profession, like you have been dating a lot of drug addicts for a very long time. So sir, what do you think has been the impact of drugs on our generation today? इट्स वेरी प्रोफाउंड एंड कहीं ना कहीं इसमें पेरेंटिंग और हमारी पॉलिसीज और कई चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। में सिर्फ लोग कहते हैं ना फिल्मों का असर हो गया, इसका असर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्मों का असर पहले भी होता था, हर पुरानी फिल्म में एवरीबॉडी वाज अ स्मोकर। आप पुरानी फिल्में देख लो, वहाँ इंस्पेक्टर है। आजकल की फिल्मों में तो स्मोकिंग है ही नहीं। आप पुरानी फिल्में ले लो 70s और 80s की, तो थिएटर में भी लोग स्मोक बैठ के फिल्म भी देखते थे और स्मोकिंग करते थे, हर घर में एक एस्ट्रे होती थी। तो फिल्मों का इतना इम्पैक्ट होता तो फिर सभी स्मोकर बन जाते। तो इसका कहीं ना कहीं, अगर आप ड्रग की बात करते हो तो इट हैज अ बायो साइको सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक नहीं है, इट्स अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट।
इसमें बायोलॉजी भी मैटर करती है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, है ना, उसमें सभी चीज़ों का एक मिला जुला है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की खुद की एक लैक्सिटी, यू नो, और स्कूल का एक अपना फोकस और पेरेंट्स का अपना फोकस, और बीच में बच्चा, बीच में पीयर प्रेशर, बीच में उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस। तो नो डाउट ड्रग ने बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट दिया है, और पिछले 10 सालों में ज़्यादा, यू नो, सिंथेटिक ड्रग्स भी आ गए उसमें, अल्कोहल भी आ गया उसमें, और बहुत सारी चीज़ें, एमडीएम है, मरीजुआना है ना, उसके बाद हेरोइन है, और कितने अलग अलग, आपको कईयों के तो नाम भी नहीं होंगे पता है ना। लेकिन हाँ, अगेन इसका सॉल्यूशन वही है, स्कूल, जहाँ से बच्चा निकल रहा है। स्कूल में उस बच्चे के ऊपर हम कितना अच्छा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। आप दोनों चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ड्रग क्या दे रहा है, और कहीं ना कहीं ड्रग इज अ पेन किलर। तो मेरा सवाल कई बार उठता है एज अ यंगस्टर, if drug is a painkiller then emotion is also a pain, है ना। तो क्या हमारी जनरेशन कहीं अंडरनीथ पेन में तो नहीं? कोई मेंटल पेन, इमोशनल पेन, डिवॉइड, लैक ऑफ ओरिएंटेशन। एक तो है कि ड्रग के अगेंस्ट वॉर छेड़ दो, ग्रेट, जरूरी है, लेकिन वो उसका कॉज क्या है? अगर उस कॉज को पकड़ लें तो फिर कॉज में सोसाइटी आती है, मैं एज अ पेरेंट आता हूँ, स्कूल में एक टीचर है, बट हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैंने आज तक किसी टीचर को आगे आते हुए देखा नहीं है कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ। आप पूछ के देख लीजिए, जबकि जिम्मेदार हम सभी हैं। एक भी आदमी इससे अपने आप को दूर नहीं कर सकता कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, जो आज जो भी ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सॉल्यूशन इसका वहीं पर है कि वी नीड टू, कुछ तो होते हैं ना प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंशियल मेजर्स, कि जब वो एक एडिक्ट बन गया तो आप करेंगे ही करेंगे ना, लेकिन वो बन क्यों रहा है? वी आर नॉट हैविंग फोकस ऑन दैट। जिस दिन उस पर फोकस आएगा तो ये काफी हद तक चीजें कम हो सकती हैं, बट how many of us are honestly engaged in this? That is again a question. सर जैसे आपने भी बताया कि पीयर प्रेशर, इन्वायरमेंट, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर करती हैं। तो हमें बताया कि मतलब बेसिकली ड्रग इज़ अ पेन किलर, लाइक मतलब ड्रग्स आर अ लिटिल बिट एक्सट्रीम, बट मोस्टली पीपल आर फैट just because of pain. Like for let's take my example. If I'm under hard stress, I start stress eating. तो वो food is my pleasure. तो it acts as a not that extreme, मतलब इतना डोपामिन या सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता जितना एक ड्रग लेने से होता है, बट कहीं ना कहीं हो जाता है। some people prefer masturbation, मतलब उससे भी उनका हो जाता है। तो कहीं ना कहीं we are just trying to find a shortcut, right? कहीं ना कहीं यही चल रहा है, चक्कर सारा यही है कि एक सर्कल में आदमी घूम रहा है, पूरा सर्कल उसे प्रेशर दे रहा है, और एंड में उसको एक जगह चाहिए जहां से वो भुफ हो जाए सब, और फिर से वो उसी चक्कर में दोबारा चले जाए। तो ये एक साइकिल शुरू हो जाता है। तो हाउ डू यू थिंक समवन कैन गेट आउट ऑफ दिस? As I told, that younger generation is always, much better perspective and brilliance, as you are. Exactly, Gabor Mate, the way he asked question, it's Gabor Mate एक डॉक्टर है, कैनेडियन बेस्ड है, उनकी किताब है In the Realm of Hungry Ghost. It is there in my, it is there. So उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक तो ग्रोइंग स्कैटर्ड एक वर्ड है, स्कैटर्ड से उनके नाम से किताब है, जिसमें उन्होंने ADHD पे बात की है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, और उसने रीजंस निकाले कि वो क्यों है, ADHD क्यों है। उसी तरह फिर ही रोट अ बुक इन द रेल्म ऑफ हंग्री गोस्ट के नाम से किताब है। दोनों ब्रिलियंट बुक्स हैं, और एग्जैक्टली ही टॉक्ड अबाउट दिस व्हाट यू आर आस्किंग। पॉसिबली आप इस सब्जेक्ट से भी हैं, नहीं मुझे नहीं पता कितना पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेल्फ अवेयरनेस है सर सारी। नहीं, कई बार क्या होता है ना, बहुत बहुत ब्रिलियंट चीजें एक इनोसेंस एक उससे भी आ जाएंगे, एक सुपर कॉन्शियस, जैसे हम कहते हैं ना कि सुपर अनकॉन्शियस भी तो है,
अब कार्ल युंग ने तो ये बोला ही है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, जिसमें मतलब मैं सब कुछ ही जानता हूँ। उसने बहुत डीप स्टडी की इस पे ना। एक तो हमारी पर्सनल कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल। एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस भी हम लेके साथ चलते हैं, जिसमें शायद जब से ये धरती शुरू हुई है और हम चले हैं वो सब कुछ मेरे पास है। तो एग्जैक्टली कि ये जितने भी आपने केमिकल्स के नाम लिए और सब किया, ये पेन किलर्स हैं या सेरोटोनिन है, प्राइड केमिकल है, डोपामिन है, प्लेजर केमिकल है, ऑक्सीटोसिन है, लव के, तो ये सब लेने के लिए ही कहीं हम दौड़ते हैं। एग्जैक्टली है ना, वो हम जब फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, या मुझे एक कोपिंग मैकेनिज्म आप कहना चाह रहे हो, है ना, कोपिंग मैकेनिज्म बन गया ना मेरा, कि यहाँ 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 आया और वाह, है ना, जैसे Contentment, हाँ ecstasy. यार बड़ी ब्यूटीफुल उन्होंने ना 25-30 केस हिस्ट्रीज दी हैं गैबर मार्टे ने। इतना डिटेल्ड वर्क मैंने बहुत कम देखा है एडिक्शन में। तो उसमें उसने पूछा एक वुमेन को कि व्हाई यू बिकेम एन एडिक्ट। शी सेड मुझे नहीं पता, बहुत क्लियरली, कि जिस दिन मैंने फर्स्ट डोज लिया था ना, आई फेल्ट लाइक आई नो कडल फ्रॉम माई मदर विच आई नेवर गॉट। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी माँ ने मुझे ऐसे ऐसे पकड़ा और कहती, बस उस दिन के बाद मैं उसी प्लेजर को ढूंढती रही, और अब मुझे HIV भी हो गया, पता नहीं क्या क्या। उसकी पूरी केस हिस्ट्री विद फोटोग्राफ्स है उसकी किताब में, तकरीबन 20-22 केस हिस्ट्री है। तो यू आर देयर ओनली, है ना, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं वो पेन, कहीं ना कहीं वो कमी, कहीं ना कहीं वो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एक वॉइड है, जो मेरे को लगता है एज अ सोसाइटी हम उसे पूरा नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने इतनी गहराई में चल जाकर उस बात को पकड़ने की कोशिश की है कि मैं भी नहीं जानता कि उसे कैसे कोप अप करना है। जो ड्रग ले रहा है उसको भी नहीं पता, लेकिन हर आदमी उसको, कोई मार कर, कोई पीट कर, कोई जेल में डालकर, कोई कोई उसको ब्लेम करके, कोई उसको जजमेंटल होकर वो कर ये नहीं नहीं नहीं, दिस इज समथिंग वेरी डीप। आफ्टर ऑल इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्यों आया? मैं इतना नाखुश जिंदगी से क्यों हूं? इतना यूथ नाखुश क्यों है? उसे वो पफ चाहिए ही चाहिए, वो ट्रॉमा, वो पेन, वो कमी कहीं तो है, जिससे कि वो एक जगह पे आकर वो एकदम, आपने कहा कि आहा वाला जो फैक्टर है वो उसको वही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो बैक है वो वहीं पर है कि हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कॉस्मेटिक होती जा रही हैं चीजें ज्यादा। इनमें से निकलने के लिए एक लंबा एक कॉन्सेप्ट है। Sir, I'm seeing the way you talk. Like you talk with your eyes closed, and this is like a state of pure ecstasy. Like you're always in a trance. Like when you talk, like it is really mesmerizing. So like people take drugs, to get high. But if I want to stay high for the rest of my life, like there is a spiritual element to this question. Then what would you recommend? Yeah, definitely. Being high without taking any drugs. Yeah, suppose there is a birthday party, we need something. If there is some celebration, we need something. We need high. But if we want to, I can't say, because life goes like this. Just like ECG, it goes like up and down and up and down and up. Same is life. We can't remain upbeat every time. हर वक्त हम upbeat नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा बहुत कहीं रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, जैसे माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें, अवेयरनेस की टेक्निक है ये, है ना, विपस्सना जिसको हम कह देते हैं, कहीं इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, और आप मेडिटेट करें, और अलग अलग तरीके हैं मेडिटेट, रेगुलर स्पोर्ट्स करें, क्योंकि स्पोर्ट्स डोपामिन रिलीज करता है, एंडोर्फिन्स रिलीज करता है बॉडी में, तो हमारे सारे टिप टू टो पूरी बॉडी को ओवरहॉल करता है। साथ में कहीं ना कहीं पूरे 24 आवर्स में अगर मैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकाल लूँ अपने लिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो काम मैं कर रहा हूं अगर वो मेरी पसंद का है, तो लगा लो कि आप ट्रांस में ही है, आप मेडिटेटिव फॉर्म में ही है, और जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरी पसंद का नहीं है, तो अब एक कॉन्फ्लिक्ट मेरे में क्रिएट हो गया। तो इसके कुछ तरीके हैं कि फिजिकल एक्सर्शन जरूरी है, जो हम शायद छोड़ रहे हैं, रात को लंबे टाइम तक सेल फोन या ये जो भी है, क्योंकि अब पहले टीवी था रूम में,
लिविंग रूम में, और हमें परमिशन लेनी पड़ती थी कि 9 बजे के बाद बैठे वहां ना बैठे। फिर बेडरूम में आ गया, अब परमिशन लेनी पड़ती थी पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बच्चे से, जो भी है, कि 11 बजे तक देखो। अब किसी से परमिशन नहीं लेनी चाहिए। आप रजाई में हो तो मोबाइल फोन है, कंबल में हो तो मोबाइल फोन है, एक सो भी गया तो मोबाइल फोन। तो उससे, इन सब चीजों से मुझे अपने आप को तोड़ना है और खुद से मुझे अपने आप को जोड़ना है, तभी वो बेचैनी कहीं ना कहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वंस यू प्रैक्टिस फॉर 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, देन इट सीप्स इनटू योर लाइफ, और धीरे धीरे फिर आप वो होते जाते हो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो दिस इज द आंसर टू योर फॉर योर क्वेश्चन, दैट some part of physical activities, some sort of my meditative forms, and the work I'm doing, I need to do that work. पर जरूरी नहीं कि जिंदगी आपको हमेशा वही मौका दे कि जो तुम चाहते हो वही करना, लेकिन अगर आप सतत कोशिश करते रहो निरंतर लगातार, तो आप उस स्टेज पे आ जाते हो जो आप चाहते हो, और वैसा होना संभव है। मेरे साथ तो हुआ है ना, और बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके साथ हुआ है कि जैसा वो चाहता था अपने जीवन को, वो धीरे धीरे वहां ले आया। रीजन वो उसको डेली प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये जो नॉर्मल, हाँ, हम हर वक्त तो हाई में नहीं रह सकते, बट समहाउ ला सकते हैं कि अगर like in a state of trance हाँ वैसे। हाँ हाँ कोई ऐसी स्टेज आती है तो कुछ समय के लिए पॉसिबली वो मुझे ओवरवेल्म कर ले, लेकिन फिर कुछ मिनट, कुछ आवर्स के बाद मैं फिर उसी फॉर्म में आ जाऊं कि ठीक है, लेट गो, लेट गॉड, दिस टू शैल पास, लेट गो, लेट गॉड। कुछ चीजें मेरे वश में नहीं है, सिर्फ एक है, फ्रीडम टू चूज इन अ गिवन सिचुएशन। अगर मैं जो चूज कर लेता हूं तो फिर अब उसे मुझे एक्सेप्ट करना है। अब उसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरी फ्रीडम टू चूज का ही था, और उसी से मुझे आगे बढ़ना है। सर अब मैं अब इसी पॉइंट पे दोबारा आऊँगा, बट एक क्वेश्चन है मेरा। लाइक सम लोग ना देखते हैं कि बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स, दे एक डिस्टिंक्शन बनाते हैं। मेरे हिसाब से बैड नहीं होते, वो एक परसेप्शन होती है। तो आपने एक ऊपर लिखा हुआ है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, डॉक्टर APJ। तो सर मैंने देखा है कि लोगों को लगता है बैड हैबिट्स ऐसे बन जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट द वे। आपको पता नहीं है कि बैड हैबिट बन रहा है, वो बहुत देर बाद जाके आपको पता लगता है कि बैड हैबिट बन चुका है। तो वैसे ही व्हेन इट कम्स टू ब्रिंग अ गुड हैबिट, तो आई रेड समवेयर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि आप बैड हैबिट्स रिमूव नहीं होते, उसके ऊपर एक गुड हैबिट आ जाता है, ये होता है। तो गुड हैबिट्स, लोग मैंने देखा कि गुड हैबिट्स वर्क बट इन द लॉन्ग रन, मतलब एक टाइम लगता है, एक टाइम कर्व चाहिए ना। तो लोग वो कर्व नहीं क्रॉस कर पाते, काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी जल्दी रिलैप्स हो जाता है, देन दे स्टॉप डूइंग इट एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम का ही ले लूँ, तो आई नो कि मेरे लिए जिम बहुत अच्छी है, मुझे जिम फ़ायदा भी देगी, बट रोज़ सुबह उठना है, मेरे को एक फिटनेस रिजीम बनानी है, मेरे को जिम जाना है, वो एक गुड हैबिट मेंटेन करना। बट द बैड हैबिट इज सिटिंग देयर, घर पे बिस्किट का पैकेट पड़ा, आई ईट इट एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो हाउ डू थिंक समवन गेट कंसिस्टेंट विद गुड हैबिट्स? क्योंकि ब्रेन जब गुड हैबिट्स पे जाता है तो एक पेन फैक्टर आ जाता है, क्यों कर रहा है यार, बिस्किट पड़ा हुआ है, बिस्किट खा, क्यों कर रहा है, तू क्यों कर रहा है, वेट्स क्यों मारने हैं। उसकी कंटेनमेंट थोड़ी लेट आती है, बट बैड की जल्दी आ जाती है। तो हाउ डू थिंक कि ये कर्व क्रॉस करके एक इंसान आगे जाए और एक कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ को बढ़ाए? लुक, प्लेजर सीकिंग हम सभी, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो है, हम में है, हमारी बायोलॉजी में। तो प्लेजर सीकिंग आप, मैं, हर ह्यूमन बीइंग, सवाल ये उठता है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। अब इसका अगर मैं अगर कोई फॉर्मूला देखता हूँ या फाइंड आउट करता हूँ, तो बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए उस चीज को करने की, है ना, कि मैं विलिंग हूँ, मैं रेडी हूँ, विलिंग। अब मैं विलिंग ही नहीं हूं तो फिर अब मुझसे कोई कुछ करवा नहीं सकता। अगर आप कहते हैं कि मैंने जिम ज्वाइन किया, या मैंने वॉक कर लिया, मैंने रन शुरू कर दिया, लेकिन मैं उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा हूँ, या मेडिटेशन का सोच लिया कि अब रोज 5 मिनट 10 मिनट बैठना है, अनुलोम विलोम ही करना है और कुछ नहीं, उसी में बहुत कुछ मिल जाता है। एक नाक से ब्रेथ लेनी है, दूसरी में छोड़नी है, और अपने ब्रेथ के ऊपर ही वॉचफुल रहना है, बस इतना ही करना है। ना मेरा फोन उस वक्त हो, ना कोई टीवी उस वक्त हो, ना कोई काम हो, और मैं अपने विचारों को ही देख पाऊं कि ये कर क्या रहा हूं, मैं हूं क्या। मैं 15 मिनट बैठ भी सकता हूं। आप पहले दिन बैठोगे, दूसरे दिन बैठोगे, तीसरे दिन आप कहोगे यार क्या है यार, इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा।
बिल्कुल सही आपने कहा कि मेरी हर बैड हैबिट के ऊपर मेरी एक लेयर आ जाती है। बैड हैबिट रिमूव नहीं होती, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, और वो लेयर कितनी दिन टिकेगी, कितनी बारिशें सहेगी, और कितनी बारिशों में वो धुल जाएगी, और फिर से नीचे वाली लेयर फिर आ जाएगी, और आप कहते हो कि मैं फिर वैसा ही इंसान बन गया ना। कि वो एक है ना डायलॉग, कहता सारी दुनिया, मतलब हम क्या शरीफ हुए, सारी दुनिया बदमाश बन गई, यानी कि अब मैं फिर, मुझे बदमाश बनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी विलिंगनेस, ओपन माइंडेडनेस एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स माई सेल्फ, ये 3 फैक्टर हैं जो किसी भी गुड और बैड हैबिट में तब्दील होते हैं। और ये वाइल प्रैक्टिसिंग, वर्किंग विद माय जो लोग इस समस्या से, कई समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके साथ काम करते करते ये फंडामेंटल मुझे मिला एक ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें हाउ बोलते हैं वो, हाउ कैन आई ओवरकम माई बैड हैबिट्स एंड हाउ कैन आई डेवलप गुड हैबिट। तो वो कहते हैं इसको उल्टा कर दो, हाउ को, HOW को उल्टा कर दो, इट बिकम्स अ टूल। फर्स्ट इज W, विलिंगनेस। सबसे पहले मुझे विलिंग होना है, सिंपल। अगर मेरी विलिंगनेस है तो फिर सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ मैटर नहीं करेगा। दूसरा ओपन माइंडेडनेस, एक खुला दिमाग, अवेयरनेस, कि जहां से वो सही चीजें, उस चीज को करने की, जहां जहां से चीजें मिल रही हैं मुझे वो करना है। और तीसरी चीज है ऑनेस्टी टुवर्ड्स योरसेल्फ, H, कि अगर मेरे लिए वॉक करना मेरे लिए ठीक है तो मैं अपने प्रति तो ईमानदार हो जाऊं। या वो बिस्किट का पैकेट उठा के मैं अपने प्रति ही बेईमान हो रहा हूं, तो कम से कम मैं उसको रोकूं तो सही। है तो कुछ नहीं, एक मैदे का एक छोटा सा वो टुकड़ा है, वो खाता हूँ, मेरे अंदर थोड़े से केमिकल्स होते हैं, मेरा थोड़ा सा एपेटाइट, थोड़ा सा, मुझे लगता है 15 मिनट बाद फिर वो एसिडिटी बननी शुरू हो जाती। देखो ना, उसके बैड कंटेंट भी है। बिल्कुल। अगर स्टीफन कॉवी है, उसने भी बड़े ब्यूटीफुल तरीके से इन्हीं 3 चीजों को मिक्स किया है, कि आपकी अवेयरनेस का लेवल, आपका इंटेंट, और आपकी रेगुलर प्रैक्टिस उस चीज के लिए। जब तीनों चीजें होती हैं तो चीजें लर्न भी की जा सकती हैं, फॉरगेट तो नहीं की जा सकती, बट अनलर्न की जा सकती है। जैसे अब मैं बोल सकता हूं शायद यहां पर, आई यूज्ड टू स्मोक, है ना। अब 12 साल हो गए, 13 साल, तो मैं स्मोक नहीं की। तो अब आप किसी स्मोकिंग करने वाले से पूछ लो कितना मुश्किल है स्मोकिंग छोड़ना। चाय छुड़वा लो आप किसी की कि एक कप चाय छोड़ दो, वो कहेगा क्या प्रॉब्लम है। या एक कोई कोई बड़ा आला ऑफिसर है किसी डिफेंस फोर्सेस में, कहीं भी, दे आर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग एंड ऑल, है ना। चलो हर कोई होता है, कोई भी जरूरी नहीं कि फोर्सेस, बट दे एंजॉय इट। अब जैसे 1-2 ड्रिंक लेने कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, वो ले रहा है, बट उसको कहो कि ना पी, वो कहेगा व्हाई नॉट यार, मुझे तो बड़ा मजा दे रही है। बट आई टेल यू, द मोमेंट यू कम टू नो अबाउट इट कि मेरी विलिंगनेस है और इसके प्रति मेरा दिमाग खुला है, जो कहा जा रहा है उसको मैं सुनूंगा, क्योंकि जैसे कोई भी सुनाने लगेगा आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैं सुनूं, मैं पढ़ूं, मैं देखूं, मैं इसके कॉजेस को फाइंड आउट करूं। दैट इज अवेयरनेस। एंड तीसरे नंबर पे आ जाती है अपने प्रति ईमानदारी। वो बहुत जरूरी है दोस्त, वेदर इट इज ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, बिंज ईटिंग, केयरलेसनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब मेरे प्रति तो क्या है, मैं तो बेईमान हूं ना अपने प्रति। अगर मैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं तो मैं अपने प्रति बेईमान हूं, isn't it? अगर मैं बिंज ईटिंग में या ड्रिंकिंग में या स्मोकिंग में या किसी भी चीज में जा रहा हूं, मेरे प्रति तो वो गलत है। तो बस उतना अवेयर होना है और अपनी विलिंगनेस में आना है कि मुझे ये काम करना है। तो जो 5D भी यहाँ पे मैं कोट कर सकता हूँ, डिजायर टू डू समथिंग, क्रिएट अ डिसिप्लिन टू डू समथिंग, दैट थिंग, डिटरमिन टू डू दैट थिंग पर्टिकुलर, डिवोशन एंड डेडिकेशन, है ना। ये 5D कलाम साहब से ली है मैंने, तो किसी कॉलेज में आए थे, उनको सुनने का मुझे मौका मिला यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पंजाब के कॉलेजेस में वो आते रहे हैं, हर कॉलेज में आए हैं, यहाँ पे 5-6 कई कॉलेजेस हैं, तो बड़ा वंडरफुल। फिर बाद में उनकी किताब में भी पढ़ा उसको मैंने, 5D, डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, है ना। वो विलिंगनेस वाली बात आ गई जो मैंने बताई। एंड देन डिटरमिन्ड, एंड देन यू नीड टू क्रिएट डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन इज व्हाट ओपन माइंडेडनेस, कि अगर ये करना है तो ये ऐसे ही करना है ना, इसके अलावा तो और कोई तरीका ही नहीं है।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डेडिकेशन एंड डिवोशन, दैट मीन्स ऑनेस्टी टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो ये 5 डी ले लो, ये हाउ ले लो, टूल दोनों ही इजी हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना है तो आप चीजें अनलर्न कर सकते हैं, फॉरगेट नहीं। अगर सपोज मेरी कोई बुरी आदत है, सो कॉल्ड, वैसे बुरा सही कुछ होता नहीं है, बिल्कुल सही कहा तुमने, है ना। अब मैं बैड एग्जांपल यहाँ देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत से अंडर एज भी सुन सकते हैं, वो मेरा एग्जांपल उठा लेना, भी चर्चिल का एग्जांपल दे दूं मैं आपको, या किसी का ना जो रेगुलरली स्मोकर रहे हैं पर जिए 90 साल तक, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, तो कहने का मतलब सही गलत मैं कोई नहीं होता यार, बिल्कुल कोई नहीं होता हूँ ये कहने को। बर्नर्ड शॉ जैसे मतलब वो आला लोग करते रहे हैं, बट हम वो एग्जाम्पल यहाँ कोट नहीं कर सकते, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कई लोग कहते हैं ना भी यार मैं अखबार में पढ़ता हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं भी 2 पैग तो सेहत के लिए बहुत अच्छा, और मैंने खुद अखबार में कितने आर्टिकल्स पढ़े हैं कि वाइन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, हैविंग फ्यू ड्रिंक्स इन अ डे, और बट वी कांट कोट दैट यार। मतलब अगर कोई एसिड अंदर जा रहा है तो वो गलत है ना, बिल्कुल वो नहीं है, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो इस तरह आप चीजों को ले सकते हो अपनी बिल्कुल। habits से। आपका ये सेम जो भी आपने अभी आंसर एक्सप्लेन किया, ये सेम ऑडियंस उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है जिसको बोला जाता है गिल्टी प्लेजर्स। हाँ हाँ, जिसको मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था तो निकल के आया था कि इसको बोलते हैं कॉग्निटिव बायस, कि हमारा बिलीफ कुछ होता है और हमारे एक्शंस कुछ और कुछ होते और हैं। वही। तो अगर हम अपने आप से ऑनेस्ट रहें तो ये खत्म हो जाएगा एंड यू कैन गो देयर। अपने प्रति ही ईमानदार होना है ना। अच्छा, बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी भी क्या है? अगर मैं अपने प्रति ईमानदार हूं, प्लेजरफुल नहीं, फिर तो आप कहोगे भी मुझे तो मजा आ रहा है सर, मैं तो अपने प्रति ईमानदार हूं, मेरे को लगता है 10-10 घंटे सोना चाहिए, है ना। तो मतलब अपने प्रति ईमानदार का मतलब है कि एक डेकोरम तो रहेगा ना चीजों का। उस डेकोरम के बाहर मैं जाता हूं तो बड़ी खूबसूरत चीज है, कहते हैं कि संसार लीला है, कोई कहते हैं कि नहीं सर संसार मर्यादा है ना। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे तो वो सारा कुछ मर्यादा में लेकर चल रहे हैं, एक लीला में रहे, वो कहते हैं लीला है यार, खेलो जितना खेलना है। बिल्कुल। बट कुछ लोग ऐसे भी अच्छे हुए हैं जो बताते हैं कि इस लीला की भी तो एक मर्यादा है, चाहे लीला है, और वाकई ये लीला है। मुझे आज 52 की एज में वाकई लगता है कि यूं गया सब, मुझे तो अभी लग रहा है सर। है ना। तो बस तुम जल्दी स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे। बिल्कुल। सच में मुझे यूं लग रहा है कि यूं बचपन गया, यूं जवानी गई, यूं सब गया, यूं बाल गए, यूं सफेद हुए, और ये हुआ क्या आज? कुछ भी, मतलब अब फिर क्या? तो जैसे ही ये आभास होना शुरू होता है तो समझ आता है कि वाकई ये लीला है, बट लीला की भी एक मर्यादा है, उसकी भी एक डिमार्केशन है। आप उसके बाहर जाओगे तो उसके कुछ रूल्स को आप तोड़ रहे हो, है ना। प्रकृति के भी तो कुछ नियम हैं, तो उनके बाहर नहीं जाना, और वही ऑनेस्टी टुवर्ड्स योरसेल्फ वाली बात। हाँ सर, अभी आप लीला बोल रहे थे तो मैंने ना अभी एक ट्वीट ही पढ़ा था, तो वो था कि क्वीन एलिजाबेथ कुछ महीने पहले उनकी डेथ होगी और उसने 99.99% पॉपुलेशन के ऊपर रूल किया था। अब ऑडियंस अगर मेरा फैक्ट रॉन्ग है तो प्लीज चेक कर लेना। तो उन्होंने कहा कि और आप सब भूल चुके हो क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, आपको अभी याद आया क्योंकि इस ट्वीट में मैंने उनका नाम लिखा है। तो जो मर्जी कर लो, इन द एंड यू विल बी नथिंग। बिल्कुल, नथिंगनेस इज ऑलवेज देयर। एग्जैक्टली, सच में कह रहा हूँ यार। कोई भी हो, महाराजा रंजीत सिंह ही है, कितने बड़े, मतलब पंजाब में, मतलब क्या आला, मतलब इस तरह के किंग बहुत रेयर जिनको सीखा जा सकता है। लेकिन अब अगर आपको याद दिलाएगा तो उनकी याद आएगी, अदरवाइज, है ना। इवन अवर मार्टर्स यार, हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, कितनों को हम याद करते हैं, उनके बर्थडे वाले दिन बहुत अच्छे से, फिर वो कोटेशन आएंगी और फिर वो, है ना, कोट्स आएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी हैं, भगत सिंह जी हैं, मतलब, लेकिन नेक्स्ट ही मोमेंट मैं उसको कोट को देखूंगा, स्क्रॉल करूंगा, छोड़ूंगा, खत्म। वो मेरे जीवन में तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मजा तब आता है सच में यार, बड़ी से बड़ी आइडियोलॉजीज आई, मार्क्स आया, लेनिन आया, कॉमरेड्स आए, लेफ्ट राइट सब आए गए, अल्टीमेटली क्या है? कुछ भी नहीं है ना, नथिंगनेस है। बट उस नथिंगनेस में इनफाइनाइट प्लेजर है, बट वो स्पिरिचुअलिटी में है। मेरे पास उसका उतना तजुर्बा नहीं है, मैं उतने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट, है ना, एक छोटा सा प्रैक्टिशनर हूं, लेकिन बहुत बड़े ग्लिम्सेस मिले नहीं है। लेकिन जहां जितना पढ़ा है, जितना अनुभव नहीं, जाना है, जानना अलग है, अनुभव अलग है। अनुभव नहीं है, लेकिन जितना जाना है उससे लगता है समथिंग इज बियॉन्ड इट। जो बात आप कर रहे थे कि क्या उस स्टेज में मैं रह सकता हूँ,
है ऐसा, लेकिन मुझसे दूर है। रीजन उसके बारे में मैंने कभी एफर्ट नहीं किया या उसकी तरफ मैं आगे नहीं बढ़ा। So we were talking about breaking bad habits. Let's talk about breaking diseases. Sir, आपको लगता है कि by positive and powerful affirmations we can cure PTSDs, anxieties, depressions, OCDs, suicidal tendencies as a person? हाँ हाँ, राइट। लुक, अगर मैं एज ए प्रोफेशनल बोलूँ तो ऑफ कोर्स माय सब्जेक्ट डिनाइज इट इमीडिएटली, नहीं Yeah. ऐसा कुछ नहीं Yes. है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं देखता हूँ तो हार्डकोर साइकोलॉजी से हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। Right. तो हार्डकोर साइकोलॉजी है भी क्या? बेसिकली तो जो चीजें यहाँ मेरे लिए अवेलेबल है वही है ना, बाहर से तो कुछ नहीं आया। तो अगर हमारे पुराने ग्रंथ भी हम पढ़ लें या गीता ही पढ़ लें, उससे बड़ा मतलब क्या मतलब टेक्स्ट है। जपुजी साहब पढ़ लें आप, उससे बड़ा क्या टेक्स्ट है। मतलब वो इतना कुछ ओपन कर देता है चीजों को कि आप कहते हैं यार कमाल है, मतलब इतने जबरदस्त फंडामेंटल्स दिए हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशन डेफिनेटली हैज गॉट सम प्लेस, और इसको प्रैक्टिस करने से मैं इसका कोरिलेशन तो नहीं निकाल सकता, Right. Right. है ना, बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं ये नहीं बता सकता कि इसका कोई रिलेशन है, क्योंकि ऐसी कोई स्टडी की नहीं। लेकिन हाँ, सुना है, पढ़ा है, और शायद अपनी जिंदगी में उसको कहीं ना कहीं अप्लाई किया है, while giving sessions, while going on the stage, having a fear and not having the courage तो अपने आप को कह के yes you can do। but मुझे लगता है कि only on self affirmation के साथ साथ अगर आप किसी एक्सपर्ट, किसी प्रोफेशनल का सहारा ले लें, It becomes very easier. इट बिकम्स ईजियर, बिकॉज वहां पर शायद आपको रास्ता दिखाने के लिए कोई मिल जाए। अदरवाइज जीवन के इतने जबरदस्त एक्सपीरियंसेस है जिसमें लोगों को किसी ने कुछ कहा ही नहीं, वो उसमें से भी बाहर आए, है ना। विक्टर फ्रैंकल ही है, वो कंसंट्रेशन कैंप में रहा, जिसने बुक लिखी, मैंने शुरू में उनका जिक्र किया। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही है, कितने कैसी कैसी सिचुएशन में से निकले। नंदी प्रोजेक्ट फेल हुआ, पहला ही प्रोजेक्ट उनकी लाइफ का। वांटेड टू बिकम एन एयर पायलट, कुड नॉट बिकम एन एयर पायलट, बिकेम एन असिस्टेंट साइंटिस्ट, देन ASLV एंड ऑल। वो फेलियर, उतना बड़ा फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर, बट यू नो व्हाट अ कंटेंटेड लाइफ ही हैज लेड। आपको लग नहीं रहा कि वो आदमी के पास यही टूल रहा होगा, सेल्फ अफर्मेशन ही रहा होगा। इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आप जितने भी वो लोग जिनको हम कहते हैं कि वाओ यार व्हाट अ वंडरफुल लाइफ दे हैव लेड, आई थिंक दे हैव नेवर बीन टू एनी थेरेपिस्ट। उनकी जिंदगी में कितना कुछ हुआ होगा, लेकिन उन्होंने उसको उसमें से कैसे निकले। यस, अमिताभ उन्होंने बोला है कि मैं उस दौर से गुजरा हूं जिसमें मुझे ऑलमोस्ट ही हैज कन्फेस्ड इट सो मेनी टाइम दैट डिप्रेशन में रहा। तेंदुलकर, मिस्टर तेंदुलकर, उनकी बायोग्राफी में कहीं लिखा है कि जब उनका लो पीरियड आया तो ही ऑल्सो गॉन थ्रू दैट बैड पैचेस। बट ये लोग गए हैं, कईयों ने हेल्प्स ली हैं, कईयों ने हेल्प नहीं ली है, लेकिन अगर हेल्प ले लेते हैं तो वो बेटर है। बट अदरवाइज हेल्प लेने के बाद भी तो आप क्या करते हैं, क्या करते हैं? सपोज 5 सेशन 6 सेशन आपने ले लिए, फिर आपकी अफर्मेशन ही आपका काम देगी ना। That is the only way. हाँ, फिर दैट इज द ओनली वे। ऑनेस्टी टू योरसेल्फ। हाँ, अपने प्रति ईमानदारी और ओपन माइंडेडनेस लेकर आप आगे बढ़ते, और करेज भी चाहिए उसमें, है ना। अगर आप एंजाइटी को तोड़ना चाहते हो तो करेज चाहिए, आप फोबिया से निकलना चाहते हो तो वो सेल्फ अफर्मेशन चाहिए। थेरेपिस्ट काम करेगा, वो साइको एनालिसिस भी हो सकता है, यू नो, वो पर्सन फोकस थेरेपी हो सकती है, और वो CBT भी हो सकती है, कोई बात नहीं, वो कोई भी किसी भी थेरेपी से हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट इन द एंड जिसने ठीक होना है उसकी विलिंगनेस, उसकी ओपन माइंडेडनेस और उसकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स हिमसेल्फ की, यार अगर मुझे जीना है तो मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सारी उम्र मैं किसी को ब्लेम नहीं दे सकता, और सारी उम्र मैं डर के नहीं जी सकता। कहते नहीं यार माउंटेनियर है, उनसे सीख लो, Right. Sherpas. शेरपा से सीख लो। जब शोल्डर से आप इधर जा रहे हो, मैं मैराथन रन करता हूँ 21 किलोमीटर, तो जब मैं दौड़ता हूँ मुझे पता है ना कि कोई भी नहीं होता वहां। जब आप 17वें 8वें किलोमीटर में होते हो तो आप कहते हो रुक जा, या स्पीड कम कर दे, अब कुछ हुआ, अब गिरा, अब कुछ हुआ। बंदा कहता नहीं यार, तो वहां क्या चल रहा है यार? बिल्कुल। वहां सेल्फ अफर्मेशन ही चल रही है। हो सकता है प्रोफेशनल इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दें, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज वो कहीं ना कहीं
वो चल रही है, या मैंने स्मोकिंग छोड़ी, या वो कहीं ना कहीं चलती है दिलबाग। नो बॉस, ये अंदर धुआं जाता है, ये क्या करता है, ये कैसे खेलता है अंदर क्या, फिर मैं कहता हूँ नो यार, नो, नहीं नहीं नहीं। तो वो हाँ नहीं कहीं ना कहीं वो है। और जो फ्रीडम टू चूज क्या है, कांस्टेंट फाइट है। हाँ, तो आपके मेरे सारे कॉन्सेप्ट मिल रहेंगे ना आपको जवाबों में, वही है। वो मैंने फ्रीडम टू चूज कहा, तो क्या है वो? फ्रीडम टू चूज, यस और नो। और अगर यस है तो फिर मुझे वो यस पकड़ के चलना है। सो आंसर इज वेरी सिंपल, यस, अफर्मेशंस डू वर्क, बट it would be better if you can take the help of somebody, you can hold hands for some time, and then later on one day will come when you need to move alone. आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। And so the same phraseology, like what's your take on courage? Like, do you think courage is intrinsic in the sense कि आपके पास कोई है, someone is watching your back, I'm there for you, you can take big risks, or is it extrinsic कि you are all alone and you have nobody to rely on? Like, can I dig deep in alone and find that courage and that fortitude to fight for my life? What's your take on this? साइकोलॉजी में दो मोटिवेशन है, वन इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अनदर इज एक्सट्रिंसिक। दोनों का अपना अपना रोल है, बोथ हैव देयर इंडिपेंडेंट रोल। देयर आर टाइम्स when you go outside to seek that motivation or courage, and there are times when you gather courage from inside, and both are interrelated. And there are times when you need somebody to hold your hand, and there are times when nobody is there and you need to hold your own hand. But मैंने स्टीफन कॉवी से बड़ी ब्यूटीफुल चीज सीखी है, वन इज डिपेंडेंस, अदर इज इंडिपेंडेंट, एंड थर्ड इज इंटरडिपेंडेंस। and he simply says, and of course I applied it in my life, कि ना तो इंडिपेंडेंट कोई लाइफ है, दिस जैकेट इज नॉट मेड बाय मी। इवन दलाई लामा जी को भी मैंने कहीं पढ़ा तो वो कहता हम इंडिपेंडेंटली तो जी नहीं सकते। हाँ, तो मैं ना तो इंडिपेंडेंट जी सकता हूं, ना मैं डिपेंडेंट होकर जी सकता हूं पूरी तरह से। एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरडिपेंडेंस। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट काम आएगा कि आपकी इंट्रिंसिक करेज भी काम आती है, और कई जगह पर इंट्रिंसिक करेज चली जाती है। तो वही माउंटेनियरिंग की बात है, तो शेरपा आकर उसको हिलाता और झंझोड़ता है कि साहब उठो, गेट अप। वो कहता है नहीं यार निकल, तू चल। वो कहता है नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। क्योंकि जब हम मैराथन में भी जाते हैं, जंगल रन में भी जाते हैं, लंबे रन में भी जाते हैं, तो वहां आप अकेले हो, बट ऑफ कोर्स एक आवाज आती है कि कम ऑन दिलबाग, यस यू कैन डू। और एकदम आप यू गैस्प फॉर एयर एंड यू से यस यार आई कैन डू। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, और टाइम टू टाइम दोनों का अपना अपना रोल है प्रैक्टिकली। कहीं जगह पेरेंट्स चाहिए भी, कहीं जगह पेरेंट्स नहीं भी चाहिए, कहीं दोस्त चाहिए भी, कहीं दोस्त नहीं भी चाहिए ना। तो वो दोनों करेज आपको लेके चलती हैं, डिपेंड्स कि कहां पर। अब सपोज मैं कोई सोल्जर ही है, कोई भी है, माउंटेनियर है, मैराथन रनर है, ओलंपियन है, या विराट कोहली है, वो लास्ट बॉल है, वो एक ही ओवर में 18 रन बनाने हैं ना। अब वो एक्सटेंसिंग और इंट्रिंसिक दोनों लेके चल रहा है। उसको वो डीके भी दिख रहा है, वो उसको खुद भी दिख रहा है, उसको अश्विन भी दिख रहा है, उसको खुद भी दिख रहा है। उसको एक्सटेंसिक, उसे ये नहीं कि मुझे अकेले को ये रन बनाने हैं, अदरवाइज वो लास्ट स्ट्रोक अश्विन है ना प्ले करता, लास्ट जो 4 मारा था। और अगर डीके वो 3 रन आउट ही हो जाता, वो नहीं हुआ, वो एक डबल लिया उसने, उसमें भी जंप मारा, सिंगल लिया उसने, उसमें भी जंप मारा, बाद में वो आउट चाहे हो गया, लेकिन वो 3 रन ना आते तो फंसते, अगर अश्विन ना मारता तो फंसते। तो सिर्फ विराट के वो 4-5 छक्के नहीं, वो इंट्रिंसिंग एक्सट्रिंसिंग बाहर से कम ऑन, जहां कहीं वो डूबता था वो फिर दूसरे को देखकर संभल जाता था। तो बोथ वे इट वर्क्स, एंड प्रैक्टिकल मेरे आंसर्स होंगे, क्योंकि एक रास्ता नहीं है, दोनों ही रास्ते हैं, both. So talking about practicality, I have a very big question. My personal question: how do I change a human behavior or a human mindset? Because I really want to work on this thing. What would you say about kindly this? How do I change a human behavior or the human mindset for the betterment of their own lives? Okay. अपने लिए या दूसरे को बदलना? उनके लिए, उनको for their own benefits. Like how do I change their psyche? Like how can I help them in like making their lives more better? Look, there are 2 ways. One is by preaching, by telling. But how long it works, I don't know. Yes. If there are 100 listeners,
out of 100 listener, possibly one person may get motivation or may get some encouragement or may get some kind of, Another way is Kyle, transformational leadership while doing and becoming an example. So both are the two different way. या तो आप वो बन जाओ और वो बन के वो करो और आपको देखकर कुछ लोग बदले. वो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, राइट? अनदर इज you are telling people, going to people. Again, then जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि अगर मैं विलिंग ही नहीं तो मुझे कोई नहीं बदल सकता. आपको 10 लोग दे दिए, उस 10 में से एक भी विलिंग नहीं है, मैं काफी हद तक श्योर हूं कि वो नहीं बदलेंगे. और आपको 10 लोग दे दिए और 10 में से 3 लोग विलिंग हैं तो उनके बदलने के चांसेस हैं. तो किसी को बदलने का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसकी विलिंगनेस है या नहीं. और दूसरा ये है कि मैं अपना एग्जाम्पल सेट करके जो चीजें सिखा सकता हूं वो शायद बोलकर नहीं सिखा सकता. बोलकर मैं मोटिवेट कर सकता हूं, कुछ सेकंड के लिए दूसरे को पंप अप कर सकता हूं, बट वंस somebody constantly keep watching me and I keep doing and one day I will learn one thing कि यार yes it can be done. That's why so many people work as a mentor. हम MS धोनी को क्यों याद करते हैं या APJ अब्दुल कलाम को क्यों याद करते हैं या आज बॉलीवुड में शाहरुख खान को लोग क्यों कह रहे हैं? कर दिया ना उसने सेट एग्जाम्पल कि 1000 करोड़ कमाए जा सकते हैं, 500 करोड़ की फिल्म हिट हो सकती है. डिस्पाइट इतने जबरदस्त माहौल में जो भी हो रहा है, जो भी हुआ वो निकाल गया ना. अब कितनों को करेज आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड चेंजिंग द माइंडसेट, है ना. अब बंदे सोच सकते हैं कि यस यार ये पॉसिबल है. तो यस, किसी के माइंडसेट को चेंज करने के लिए, और अगर आप स्पेसिफिक हो किसी के लिए, फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, स्टूडेंट है ना. मैसेज पे नहीं जा रहा हूं मैं, मैसेज में नहीं आप कुछ ज्यादा कुछ कर पाओगे, लेकिन क्लोज सर्कल में आप वॉक योर टॉक करके उस चीज को उसके सामने करके आप उसको मोटिवेट कर सकते हो या करेज दे सकते हो, राइट? दैट इज द वे. अदरवाइज खैर प्रीचिंग है ही है, वो कर सकते हो आप, लेकिन उसको कितने लोग लेने के लिए तैयार होंगे, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन. वही सेम जगह पे आके सीढ़ी अटकती है. जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो आपकी बात से नहीं मानेगा, वो आपको देख के मानेगा. तो वही बड़े होके भी दिमाग तो वही है हमारा जो पुराना था. बिल्कुल बिल्कुल. तो सेम वैल्यू चलती है. A child does not do what he is told to do. A child does what he watches. वो कहता है जी मेरा बच्चा मेरा फोन बहुत यूज करता है, तो हम कहते हैं जी मैंने उसको जी हमेशा मना किया, मैं उसको रोज समझाता हूँ, मैं तो 1-1 घंटे लेक्चर देता हूँ. वो नहीं मानेगा ना. आप 24 आवर्स लेक्चर दो, आप 6 महीने अपना फोन अलग रखना शुरू कर दो, उसके सामने बिना फोन बैठना शुरू कर दो, फोन को साइड पे रखना शुरू कर दो, खाना खाते वक्त फोन साइड पे रख दो. 3 महीने 5 महीने में आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वो बच्चा भी खाना खाते वक्त फोन साइड पे रख देगा, या उठाने लगेगा, आप उसकी तरफ देखोगे वो छोड़ देगा. लेकिन अगर आप भी ऐसे ऐसे कर रहे हो, अगर फिर वो उठा रहा है आप देखोगे वो फिर भी करेगा, फिर क्या होगा, उसका एक ही जवाब आएगा, पापा आप भी तो करते हो. सो दिस इज द सिमिलर कॉन्सेप्ट. ऐसे ही बता, मेरी मम्मा थे तो दे वर यूजिंग द फोन और छोटा भाई भी साथ में यूज कर रहा है, तो मम्मा यूज कर रहे हैं तो उनका फोन बंद कर दे. फोन बंद कर दे. तो फिर मैं देख रहा हूँ आप तो करो तभी करेगा वो. सेम. और पापा रजाई में है, रनिंग करने नहीं गया, रनिंग करने ही नहीं गया, जिम नहीं गया, आप रजाई में घुसे हुए हैं ना. खुद ओवरवेट है, मुझे बोल रहे तू भी पतला हो जा. तो अब ड्रिंक कर रहे होते हैं, बेटा शराब नहीं पी दी होती, साडा की है. और ये आम दिखेगा. एग्जैक्टली सर. तो सर वन ऑफ आवर लास्ट क्वेश्चंस सर, इतनी बड़ी जर्नी रही है अभी तक आपकी, काफ़ी अच्छे पल भी आए, काफ़ी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होंगी, तो थोड़ा सा अगर ब्रीफ में अगर आप बताएं कुछ, तो कैसी रही है अभी तक आपकी जर्नी? I would honestly say it's been wonderful journey. Upheavals, as I told you that life goes in this way, you never remain in that trance forever. सुख दुख खुशी और वो सब चीजें हैं ना, फेलियर्स सक्सेस व्हाटएवर. एंड सक्सेस की कोई डेफिनेशन होती नहीं. मुझे तो पता नहीं चला कि अगर सक्सेसफुल की कोई डेफिनेशन होती तो हम कहीं तो रुकते. तो सक्सेस इज वेरी रेलेवेंट है ना, वो सब्जेक्टिव है. एवरी मोमेंट इज अ सक्सेसफुल मोमेंट.
तो मेरी जर्नी में जितना भी रहा आज तक वंडरफुल रहा। दो हाँ कुछ कंप्लेंट्स थी बचपन से कि पिता नहीं है, बचपन से बाप का प्यार नहीं मिला, माँ बहुत स्ट्रगल की, मीनियल जॉब्स की, ब्रॉटअप किया, पढ़ाया लिखाया, 20 22 23 24 जब 25 30 तक बड़ी आक्रोश था अंदर, था कंप्लेंट्स थी, ब्लेम्स थी। लेकिन आज इस लेवल पे आकर मुझे लगता है कि इट हैज़ बीन वंडरफुल। इन दिस जर्नी आई फाउंड daughters, friends, my wife, my mom, anybody who meets me like you, so many corporate trainees and organization people working around, everyone, even my gardener, everyone, security guard of my society, when I meet him always, दो तीन है, we meet, we greet, so मुझे तो एक मतलब, और जीवन में जैसे कहते हैं ना, खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है, सारे तरह के रंग है। तो मेरे हिसाब से तो लाइफ हैज बीन वंडरफुल। और टैग लाइन मेरी जिंदगी की वही है कि एक्सटर्नल फोर्सेस मे टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू, वेल्थ, जॉब, रेपुटेशन। रेपुटेशन भी मिनट लगता है ना। बिल्कुल। हमारे एक बहुत बड़े फील्ड मार्शल थे और एक टाइम में उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि उनकी पेंशन बंद हो गई। एक टाइम में उनको कहते थे यार है ना, फील्ड मार्शल होना बड़ी बात है ना, जनरल मानिक शॉ। और एक टाइम में उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी है ना दूसरे कंट्री को लेकर, तो सारा मीडिया और ये वो, उनकी पेंशन बंद हुई। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनकी पेंशन को रिज्यूम करवाया लास्ट मोमेंट में जाके। तो एक आदमी लेवल पे ऐसे पहुंचता है, शाहरुख खान, कोई भी, अमिताभ बच्चन, तेंदुलकर, एक टाइम पे कहते हैं ना तो निकालो निकालो, पीछे विराट कोहली निकालो करो। तो कहने का मतलब लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब हम इन सब लोगों को देखते हैं और अपनी लाइफ को देखते हैं, अपनी माँ की लाइफ को देखता हूँ, तो एक ही चीज है कि फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल कैन टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू एक्सेप्ट वन, द फ्रीडम टू चूज इन दैट गिवन सिचुएशन इज ऑलवेज विद यू। और जब आपने चूज कर लिया, फिर उसके बाद लर्निंग ही हो सकती है, रिग्रेट तो नहीं होना चाहिए। लर्निंग ही है, और है क्या? आज से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद क्या है? जो लर्निंग ले गए, जो जी गए, बस। उसके बाद तो मुझे नहीं पता उससे आगे, उससे पीछे क्या है। और ये लाइंस मेरी नहीं है, ये विक्टर फ्रैंकल इन द सर्च ऑफ मीनिंग, उनकी किताब से ली हुई लाइन है। और यही मेरी जिंदगी की सबसे प्रोफाउंड लाइंस है। और इनकी, इसमें अगर मैं अपनी जिंदगी के को देखता हूँ तो इट्स अ, यू कैन से अमेजिंग एक्सपीरियंस, यू कैन से सरप्राइजिंग है ना। अब तक जो हुआ वो अमेजिंग ही हुआ, जो आगे होगा वो भी अमेजिंग ही होगा, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। जो होता गया वो होता गया। अगर कुछ करने की कोशिश भी की, नहीं हुआ तो शायद दुख हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि उसका कोई फायदा नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है, और वो हो रहा है, और वो होता जाएगा। यू नीड टू एक्सेप्ट व्हाट द वे इट कम्स, दैट्स इट। और उसमें एक ही चीज मेरे पास है, फ्रीडम टू चूज। और तो मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैंने एक रास्ता चुन लिया, उस रास्ता मुझे वहां ले जाएगा कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वो रास्ता चुनना मेरे बस में है, और उसी से मुझे आगे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई। Sir, have you ever seen an eagle fly? Have you ever seen an eagle fly? And ever seen an eagle fly? Yes. I have a very good place। आप मेरे घर आए हैं ऑफिस में, Yes. तो सामने ओपन एरिया है और वहाँ ईगल्स रहते हैं, उड़ते हैं। और यहाँ 2 गोल्डन ईगल्स हैं। अच्छा। हाँ, रेयर है, वो रेयर स्पीशीज है। इट्स वेरी ह्यूज एंड आई वॉच देम। एंड ऊपर भी जब उड़ते हैं Yes. तो आई वंडर समटाइम, आई सी देम, आई No, that's not what I meant. I meant to say, have you ever seen the way they fly? You know, they will literally suspend their wings. They don't do like this. They're always like this. ग्लाइड करते हैं। Yeah. They literally, suspend their life, literally. And this is exactly the way you want people keep अपनी life suspend कर दो, live in the moment and live in bliss. This is what you're trying to say? हाँ, फ्लो विद द लाइफ। Yeah. अब जैसे नदी है, वो बह रही है, मैं क्या करूँगा? Right. अब सैलमन, वो फिश तो नहीं होगी, चलो उल्टा चला जाऊंगा मैं, लेकिन कुछ है ना ऐसी स्पीशीज जो जिसको दिखाते हैं, वो Right. कुछ एक्सेप्शंस होती होंगी।
बट ताओ को भी पढ़ा या जिन जिन लोगों को पढ़ा तो एक ही बात है कि फ्लो करते रहो, उसमें फ्लोट करते रहो, और जो बेस्ट पॉसिबल आप उसमें कर सकते हो, सो लिव विद द फ्लो एंड कीप मूविंग ऑन. लाइफ गिव्स यू चैलेंजिंग, इट इज सरप्राइजिंग, इट इज अनसर्टन, इट में. अब टर्की का एग्जाम्पल लो, कोरोना का एग्जाम्पल लो, आपको सभी जवाब मिल जाएंगे. मैं आज जितना मर्जी बड़ा हीरो है ना सोच लूं, मैं ये मैं वो मैं, अल्टीमेटली तो कई बार आपके बस में कुछ भी नहीं. सो जो मोमेंट जी लिया, जिस मोमेंट में मैंने जिंदगी को जी लिया हियर एंड नाउ में आपके साथ, इतनी वंडरफुल कन्वर्सेशन हुई है. अब इसके दो तरीके हैं, एक कि आए मुझे एक पॉडकास्ट देनी है और ये होना हो गया और चलो निकलो यार हो गया ना नेक्स्ट. एक है कि मैं उसी में, आई डेंट, मैंने घड़ी भी नहीं देखी, अब देखी है सामने लगी है, तो मैंने वॉच भी नहीं देखी, मैंने पहनी भी हुई मैंने है. भी देखी. तो अब मुझे अब पता चला है कि इट्स बीन आवर्स. तो दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज हाउ द लाइफ हैज बीन थ्रू, बट इट वाज नेवर लाइक दिस. आई लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस. ना मैं अगर कहूँ कि तुम्हारी उम्र में ऐसा था, तो ऐसा नहीं था. बहुत बेचैनी थी, बहुत अफड़ा तफड़ी थी, बहुत ऊहापोह थी, बड़ा उछल तितर था. बितर. लेकिन हाँ, बट वो जब दिन छोड़ दिया ना, और याद रखना जब भी आप रिलेशनशिप्स को पकड़ोगे तो वो हाथ से निकलेंगे, जब तुम छोड़ दोगे तो सच में आपकी पकड़ में आएंगे. जितना आप चीजों को छोड़ दोगे उतना वो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी. और जो आपने गोल्ड ईगल का एग्जांपल दिया है ना, वो ग्लाइड करना या फ्री हो जाना और एयर के प्रेशर के साथ ही मूव करते रहना, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह पर एयर प्रेशर में आ गया, अब वो उस प्रेशर में ही कुछ नहीं करेगा, वो आराम से वो ग्लाइड कर. सर हमारे पॉडकास्ट का एक रिचुअल है, हम एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एक गेस्ट को एक क्वेश्चन देते हैं जो पिछले गेस्ट ने उनके लिए लिख के दिया होता है. तो आपके लिए क्वेश्चन लिखा है डॉक्टर पंकज गोयल, कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम अमृतसर. हाउ डू यू डील विद योर इनसिक्योरिटीज? हाउ डू यू डील विद योर इनसिक्योरिटीज? वन लाइन में ही बता दूं? बिल्कुल Right, सर, sir, बिल्कुल right. सर, बिल्कुल. लेट गो, लेट गॉड. वाओ. This is कट्टर निकला. this is the concept of my life, बिल्कुल. and I got it from a wonderful organization working for various recovering addicts. और वहां पे जाके मुझे पता चला कि लेट गो करना, मैं जॉब खो दूंगा, यही एक इनसिक्योरिटी है. जो पैसा आ रहा है कल नहीं आएगा, ये एक जॉब, यही इनसिक्योरिटी. कल मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, क्या है इनसिक्योरिटी? कल मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा, कल ये हो जाएगा, कल. और उसका एक ही कॉन्सेप्ट आता है स्पिरिचुअल, लेट गो, लेट गॉड. जब मैंने अपना सारा ताम झाम ही उस पर छोड़ दिया, वो ईगल वाला जो एग्जाम्पल है, तो अब जहां जिंदगी जहां लेके जाती है ले जाए. मैंने एक ही चीज सोचनी है भी, उस सिचुएशन में मुझे चूज क्या करना है. मैंने रोना चूज करना है या शांत बैठकर सोचकर उसका कोई सॉल्यूशन निकालना है. मैंने ब्लेमिंग चूज करनी है या शांति से अपने जो फेलियर्स हुए हैं उनमें क्या रीजन रहे वो फाइंड आउट करनी है. दैट इज व्हाट आई कैन से. तो वन लाइनर है, लेट गो, चीजों को छोड़ दो, लेट गॉड, लेट गॉड एंटर. गॉड मीन्स गुड ऑर्डरली डायरेक्शन. गॉड कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है भी जो कहीं बैठा है, मेरे लिए तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है. ये पूरा जो तामझाम चल रहा है आसपास, यही, दैट इज व्हाट. Sir, before you make me cry, we would want you to have a question which is very close to your heart, which the next guest should answer on. Yeah, sir. You can write it down here for us. Okay. Yeah. One question? Yeah, Right, sir. sir. One Anything question. which is very close to your heart or which has a very deep meaning to you, for the next guest to answer on, irrespective of their background or where they came from.
दिलवाग सर, थैंक यू सो मच Thank फॉर you दिस so much, पॉडकास्ट. sir. Thank you so इट्स बिन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. और काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे को नई मिली हैं, काफ़ी दिमाग में काफ़ी दरवाजे खुले हैं. और मुझे पता लगा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, तो आई वुड रियली लव टू डू अ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद यू, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है, वो बहुत बड़ा. और एपीजे अब्दुल कलाम की फिलोसफीज आप फॉलो करते हैं. विल like try to mix this up into the spirituality and everything. Will one day, sure, जब कभी दिन आए. my और pleasure. sir, thank you so much sir for this This was podcast. meant to be a podcast, but it ended up as a therapy for the both of us. Thank you so much. Thank you, Thank sir. you so Thank you, much. sir. Honor, sir. Honor.